एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSCUPSCPDF.com पे। गाइस, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और लास्ट पेपर का एनालिसिस लेके। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका 13 नवंबर को DSSB की तरफ से असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का पेपर हुआ था, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट का। आज हम उस पूरे पेपर को पार्ट बी के 100 क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट जानेंगे, प्लस देखेंगे क्या होने चाहिए थे उनके सही आंसर, प्लस साथ में देखेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड किस तरीके से आपको वहां पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पर बचाना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल है आपके एग्जाम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एकदम डिटेल में अपना डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है? आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप अपना करिकुलम बनाते हैं, जब अपना पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो आप किस तरीके से सारी चीजें फ्रेम करते हैं, मतलब कि क्या सीक्वेंस होगा, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है इवेलुएट करना यानी कि मूल्यांकन करना, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी कि गठन करना उद्देश्यों का, तीसरा है इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग लर्निंग कि आपने जो भी शिक्षण का अधिगम बनाए हैं उनको क्रियावदन करना यानी कि उनको यूज करना, इम्प्लीमेंट करना मतलब यूज में लाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि पहले आप देखें कि आपको क्या चीजें करनी है, सेलेक्ट कीजिए आप। अब देखिए, आप चाहे ये करिकुलम वर्ड भी हटा दीजिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये माइंड में रखो। आपको इस चारों ऑप्शन से देख के आई गारंटी यू कि यहाँ से आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम इतना पेपर, इतने सारे टेस्ट कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं कि इस टाइम तक जिन्होंने बहुत सीरियसली पढ़ाई की है उनका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मैंने प्लानिंग बताई थी, प्लानिंग के बारे में पढ़ाया था। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। आप अपना करिकुलम बना रहे हैं या फिर आप अपना कोई लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे ना आखिर मेरा मकसद क्या है इस चीज़ को बनाने का। अगर मुझे मकसद ही नहीं पता तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगी? तो ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, पहला हो जाएगा ये। नेक्स्ट होगा, अब आप देखिए इवेल्युएशन, तो हमने क्या पढ़ा है, इवेल्युएशन हमेशा सबसे आखिरी में किया जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता दूसरे नंबर पे। चलिए, बचा थर्ड और फोर्थ। एक में देख रहा है कि इम्प्लीमेंट करना, कि इस्तेमाल करो, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि सेलेक्ट करो। आप मुझे ये बताइए, पहले जाके बाजार से सब्जी खरीदेंगे या फिर सीधा जाके सब्जियां को बना देंगे? इसके लिए पहले सब्जी खरीदनी जरूरी है ना बाजार से, तो इसलिए पहले टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका अधिगम शिक्षण कैसा होगा, पहले इस चीज को सेलेक्ट करोगे ना, उसके बाद से तो उसको इस्तेमाल करोगे। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, आप चलो आपने सब्जियां भी खरीद ली हैं, तो अब आप देखिए, चलिए बनाइए सब्जी क्या होगी। अब सब्जी बन चुकी है तो देखिए स्वाद बनी है कि कैसी बेकार बनी है, नमक कम है कि मिर्च ज्यादा है। देखा कितना बेसिक एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन कितनी इजीली यहाँ पे आंसर हमें मिल चुका है। तो क्या है यहाँ पर आपका आंसर, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फर्स्ट। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या कहीं पर ये चीज गिवन है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगेन सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी में ये चीज आपको यहाँ पर क्लियरली गिवन है। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चंस को इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको चीजें समझाती हूँ, सेम तरीके का माइंड अपने एग्जाम में अप्लाई करना, क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे। बहुत ही मिनिमम चांस होगा कि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में गलती करोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The 74th Amendment added municipalities in which part of the Indian Constitution? आपका जो 74 संशोधन था उससे नगर निगम पालिकाओं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ऐड किया गया? ये तो बेसिक आपका जीके का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ आपको डिटेल में समझाने वाला नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 9th ए। क्लियर है, 9th ए पार्ट में जो है म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which sociologist defined religion as unified system of belief and practices related to sacred things? कौन से सोशलिस्ट ने बोला, यानी कि समाज शास्त्री ने बोला कि जो धर्म होता है वो एक यूनिफाइड सिस्टम है,
यानी कि एकीकृत प्रणाली है जिसके अंदर बिलीफ भी आते हैं, स्टार सिस्टम भी आते हैं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट द्वारा बोली गई है। मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एमिले दुर्थम। क्योंकि बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना कहीं इन्हीं माइंड से स्किप हो ही जाते हैं, तो आपको क्या है इनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना ही इनका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following are important points that should be considered while selecting any teaching learning material? अच्छा चलिए, आज 3 क्वेश्चन तो चलो हमारे हो चुके हैं, लेकिन एक टास्क है आपके लिए। मैं जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ूंगी आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। आप अपने साथ एक शीट रखेंगे जहां पर आप अपने आंसर्स मार्क करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि क्या मैंने जो आंसर बोला आपका वो सही था या नहीं था। और एंड में आप देखेंगे कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही थे, और वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम मेरे 100 में से इतने करेक्ट आंसर्स थे, इतने रॉन्ग आंसर्स थे और इतने मैंने अटेम्प्ट नहीं करे। अब इसका फायदा क्या होगा, मेरे पेपर एनालाइज करने से पहले आप इस पेपर को खुद अटेम्प्ट कर चुके होंगे। इससे आपको पता चलेगा कि हमने अब तक जितने भी पेपर एनालाइज कर लिए हैं आपको उनसे कितना फायदा हो चुका है, आपकी कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कितनी हो चुकी है। देखिए आपको गारंटीड है इम्प्रूवमेंट आपको सबको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका है। तो मुझे हर एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में चाहिए कि किसके कितने क्वेश्चन सही थे। पहले खुद आंसर कीजिए और फिर मेरा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following are important points that should be considered while selecting any teaching learning material? आपको टीएलएम के बारे में पढ़ाया गया है, तो आपको बताना है कि जब आप टीएलएम यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आप किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला है एज अप्रोप्रिएट की जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। अगला है लेवल अप्रोप्रिएट, यानी कि लेवल आप बोल लीजिए चाहे वो बच्चे किसी क्लास में है या फिर बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, कितना वो समझ सकता है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। थर्ड है कि क्या वो आपको इजीली अवेलेबल होगा या नहीं होगा। एंड चौथा है कि क्या उसका कोई क्रिएटिव यूज है या फिर कोई नॉर्मल ही है वो, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने आपको टीएलएम में ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया हुआ था ऑलरेडी कि जो भी आपकी सामग्रियाँ होती हैं वो एज के हिसाब से, लेवल के हिसाब से इजीली आपको अवेलेबल होनी चाहिए, प्लस उनका कोई ना कोई क्रिएटिव यूज होना ही चाहिए। तो आपके यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम इजी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 105। Which of the following can be defined as the process of giving rewards and punishment to the children? बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। इतनी बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आप सबको पढ़ा चुकी हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, जहाँ पर बच्चों को रिवॉर्ड देते हैं साथ में पनिशमेंट देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पढ़ा है ना इसके बारे में। तो ये क्या है, आपका रीइंफोर्समेंट है। आई होप सो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी क्लासेज में इनके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ वैल्यू? मूल्य किस किस प्रकार के होते हैं? पहला है मॉरल, दूसरा है कल्चरल, तीसरा है यूनिवर्सल एंड अगला है स्पिरिचुअल। अब आप देखिए, आपके मॉरल भी वैल्यू होती है, नैतिक मूल्य होते हैं ना आपके, कि आपको किस तरीके से मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये आपके मॉरल्स में आते हैं। कल्चरल वैल्यूज भी होती है आपके कल्चर में क्या नियम माने जाते हैं, क्या मूल्य माने जाते हैं। फिर यूनिवर्सल, कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में एक समान बराबर माने जाते हैं, जैसे कि बड़ों की इज्जत करो, उनका आदर करो, ठीक है। ये सारी जगह एक बराबर नियम है। और अगले होते हैं स्पिरिचुअल यानी कि जो हमारे आध्यात्म से, हमारे पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसी भी वैल्यूज होती हैं। अब आप देखो, आपने क्या करा, बेसिक इस क्वेश्चन को हमने समझा अपने थिंकिंग से कि हाँ, मॉरल वैल्यूज भी होती है, कल्चरल भी होती है, यूनिवर्सल भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है। तो सही बात कह रहा है एकदम। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपके चारों ही एक मूल्य के प्रकार है, यानी कि नैतिक, सांस्कृतिक, सार्वभौमिक एंड आध्यात्मिक सब ही है यहाँ पर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बेहद इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। To live at one level disregarding the total process of life invites.
अब देखिए ये क्वेश्चन ना आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेट करता है। समझिए, यहाँ बोला है कि अगर आप एक ही लेवल पर रहते हैं, एक ही स्तर पर रहते हैं और बाकी पूरा जो जीने का चक्र है, पूरी जीने की जो प्रोसेस है उसको नज़रअंदाज करते हैं। सपोज कीजिए आपने क्या करा, आप सेटिस्फाई हो गए कि चलो मतलब कि मेरे लिए ना ये छोटी सी स्कूल में जैसे आपने जॉब करी, आपका सपना तो बहुत बड़ा था, लेकिन आपने क्या करा, अभी फिलहाल क्या करा, 5-6 हज़ार की आप नौकरी करने लग गए। ठीक है, मैं सिंपल आपको जस्ट एक छोटा सा रेफरेंस दे रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या हुआ, आपने ये चीज़ ना सेटिस्फाई हो गया कि 5-6 हज़ार खाना पीना बस यही तो ज़रूरी है, इससे ऊपर तो हमारी कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो आपने क्या किया, एक लेवल पर आप सेटिस्फाई हो गए और बाकी जो लाइफ का टोटल प्रोसेस है उसको आपने जो है नकार दिया कि अरे यार खाने पीने से ज़्यादा हमारी ज़रूरतें, हमारी सेफ्टी होती है, या फिर हमारे बच्चे आगे जो फ्यूचर है उनकी पढ़ाई होती है, या फिर और भी हमारे खर्चे होते हैं जिनके लिए हमें और ज़्यादा इनकम जनरेट करने की ज़रूरत है। हमने क्या करा, इन सब चीज़ों को नकार दिया और हम यहाँ पर 5,000 वाली नौकरी में सेटिस्फाई हो गए। इस क्वेश्चन को देखो, अपने बेसिक लाइफ से रिलेट करो। ठीक है, तो क्या होगा, इससे मिजरी आएगी, डिस्ट्रक्शन आएगी, मिजरी यानी कि गरीबी आएगी। अगला है हैप्पीनेस आएगी, सी है बहुत ज्ञान आएगा, या फिर आत्मज्ञान होगा। अब आप बताइए, खुद सोचिए, मैंने आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए मिजरी और डिस्ट्रक्शन होगा। आपने पूरे लाइफ के प्रोसेस को नकार दिया और एक ही लेवल पे रुक गए, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये आंसर आपका सही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा भी घुमा फिरा लगे, बेसिक लाइफ से रिलेट करो, कुछ बाहर नहीं आता है इतना ज़्यादा। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन हो जाते हैं, ढंग से समझते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108, चॉइस ऑफ चैलेंज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ पर चुनौतियों की बात हो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जहाँ पर भी आपको चैलेंज वर्ड देखने को मिले ना बच्चों, चैलेंज से आप सीधा सीधा समझ जाना कि यहाँ पर मोटिवेशन की बात हो रही है। क्योंकि मोटिवेशन आपको कब आता है, आप कब ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, जब आपको चैलेंजिंग चीज़ें मिलती हैं फेस करने के लिए। आप जितनी भी चुनौतियाँ मिलती हैं उनके लिए डट के तैयार रहते हो, तो क्या होता है, आपके अंदर से मोटिवेशन आता है, अरे नहीं मैं तो ये करके ही रहूँगा, ये चीज़ तो मैं करके ही रहूँगा, ये मेरा चैलेंज है, तो इसको पूरा करने के लिए मेरे को अंदर से प्रेरणा मिलेगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109, विच सोशियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्ड दैट टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड एंड लैंग्वेज मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। वो कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बोला कि जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है, जो हम पढ़ाते हैं, जिन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, इससे डिफरेंस होता है, किसके बीच में अंतर होता है, ओप्रेसर यानी कि जो दबाता है और ओप्रेस्ड जो दबता है, इनके बीच में डिफरेंस पता चलता है इन चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ किसने बोली है आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पालो फेरे, दूसरा है टैलकोट पार्सन्स, तीसरा है कार्ल मैक्स एंड चौथा है आपका पियरे बोर्डियू। तो यहाँ पर आपका बेसिकली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये, तो ठीक है, इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए पालो फेरे, इन्होंने ये बात बोली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, which sociologist laid emphasis on the role of education system in the preservation of society and culture। कौन से समाजशास्त्री ने ये बात बोली है कि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है सोसाइटी और कल्चर पे। अब आप देखिए, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं पीआरटी के लास्ट ईयर के, वहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिली होगी कि जहाँ पर भी सोसाइटी और एजुकेशन की बात होती है तो वहाँ पर ज़्यादातर ये जो स्टेटमेंट होती है ये एमिले दुर्खम द्वारा बोली गई होती है कि उन्होंने एजुकेशन सोसाइटी की तरफ बहुत ज़्यादा काम किया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एमिले दुर्खम, या फिर आप एमिले दुर्खम कुछ भी बोल सकते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A teacher should know the cross-cultural understanding of the community where the school is. This can be done through which of the following? एक टीचर को जो है आसपास के कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए जहाँ पर स्कूल है, और ये चीज़ कैसे टीचर कर सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके लिए कि एक्सप्लोर करें, कि वहाँ पर ढूंढे कि आपके आसपास में कितने प्रकार के कल्चर हैं, यानी कि डाइवर्सिटी है, कितने विभिन्न प्रकार के हैं। अगला है कि जो भी बायस है, यानी पक्षपात है, भेदभाव है, उन सब को दूर करें, उन सब को नज़रअंदाज करें एक तरीके से।
अब आप देखिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाई करती है। कैसे? क्योंकि देखिए कल्चर के बारे में अगर आपको जानना है तो जाहिर सी बात है आसपास के आपको एरिया में देखना होगा कौन कौन से कल्चर के लोग मिलते हैं। दूसरा, आपको ये भेदभाव भी दूर रखना होगा, ये नीचे तबके का है, ये ऊंचे तबके का है, इन चीज़ों से आपको दूर रहना ही होगा, तभी आप एक बेहतर टीचर बन सकते हैं। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following is not common feature of introvert according to Carl Jung? क्या ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लग रहा है? मैंने आपको ये लास्ट जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया था। अब देखिए मैंने आपको आगे का क्वेश्चन दिया, लेकिन आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाए। आपको कितना ज़्यादा हेल्प मिला, कितना ज़्यादा क्लासेस से हेल्प मिला, पेपर एनालाइज से हेल्प मिला। तो ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा फीचर इंट्रोवर्ट यानी कि जो अंतर्मुखी लोग होते हैं उनके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इजीली मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आंसर है नेग्लेक्ट ऑफ डिसीज एंड पास्ट गुड्स। क्वेश्चन नंबर 13, डैश आर दी कलेक्टिव कॉन्साइंस एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोसाइटी। डैश किसी भी समाज का सामूहिक विवेक और अलिखित संविधान है। अब देखिए क्या करना है, हमें क्वेश्चन को समझना है, डेली लाइफ से रिलेट करना है। क्या होगा जहां पर सामूहिक विवेक यानी कि कॉन्सेंस, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, मतलब सब फॉलो करते हैं, या फिर वो चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी नहीं है लेकिन हमारी सोसाइटी में वो सारी चीज़ें मानी जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें मानी जाती हैं, फॉलो करी जाती हैं। पहला वैल्यू, या फिर वैल्यू और नॉर्म दोनों, या फिर सिर्फ रोल, या फिर नॉर्म, क्या होगा? अब आप देखिए आपको बोला है कि क्या चीज़ यहाँ पर फॉलो की जाती है या फिर क्या वैल्यूज़ होती हैं। कॉन्साइंस का आपके लिए दूसरा मतलब एक तरीके से वैल्यूज़ ही होता है, तो हमें पता है कि वैल्यू तो होगा ही होगा। अगला है यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोसाइटी, यानी कि जो चीज़ लिखी नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो हमें माननी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्म्स होते हैं यानी कि जो मानदंड होते हैं, इसका मतलब भी तो यही होता है कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या नॉर्म्स है। आपके DSSS PRT के पेपर या फिर TGT NTT कोई भी पेपर है उसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या नॉर्म्स हैं, क्या उसके रूल्स हैं, वो चीज़ आपको ये चीज़ बताएंगे जो आपको फॉलो करनी है। तो इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Which of the following is our ways to enhance motivation in the children? बहुत इजी क्वेश्चन, आपको मोटिवेशन के बारे में बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा आप बच्चों के अंदर अभिप्रेरणा या फिर प्रेरणा विकसित कर सकते हैं। पहला है कि आप बच्चों को मौका दीजिए ताकि वो अपने आप उभर सकें, इवैल्यूएट कर सकें जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, जो चीज़ें उन्होंने करी हैं। अगला है कि आप बच्चे को पूरा टाइम दीजिए, ठीक है, ताकि वो काम कर सके, काम करने के लिए उनका पूरा टाइम दीजिए। अगला है कि बच्चों का जो प्ले टाइम है उसको आप ऑर्गेनाइज करो अच्छे तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन को समझते हैं ढंग से। यहाँ पर लिखा है बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो। सही बात है, अगर आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे तो उनको मोटिवेशन तो मिलेगा ही नहीं, ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है गिव चिल्ड्रन एम्पल टाइम व्हाइल वर्किंग फॉर ग्रांट परमिशन। तो आपको जाहिर सी बात है अगर आप बच्चे को पूरा टाइम नहीं देंगे काम करने के लिए तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे। उनको लगेगा अरे यार इतने टाइम में तो काम पूरा हो ही नहीं पाएगा, तो काम करने का फ़ायदा क्या है। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है इसके हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि जो उनका खेलने का टाइम है उसे आप पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दो। मतलब कि आपको आधा घंटा ही खेलना है, ये आपके इस टाइम पर आप खेलोगे, इस टाइम पर आप फील्डिंग करोगे, इस टाइम पर कैचिंग करोगे। तो क्या है ना, प्ले टाइम हमेशा एक फ्री टाइम होता है। प्ले टाइम आप याद रखना, ये हमेशा फ्री टाइम होता है। इसको आप कभी भी स्ट्रक्चर करोगे या ऑर्गेनाइज करोगे तो उस टाइम पे बच्चा बंधा बंधा महसूस करेगा, फ्रीली नहीं खेल पाएगा। तो कभी भी इस तरीके से बच्चा मोटिवेटेड महसूस नहीं करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? सही होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ना कि थर्ड पॉइंट क्यों नहीं होगा हमारा, क्योंकि आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, एक फ्री टाइम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a function of School Management Committee as per Right to Education Act 2009? आपको मैंने SMC के फंक्शन बताए थे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से उनके क्या फंक्शन है। आपको बस वही आंसर करना है कि इनमें से क्या नहीं होगा।
चलिए, पहला है कि आप स्कूल के लिए प्लान बनाइए। दूसरा है कि उनको क्या ग्रांट दिया है, आपने कितना फंड दिया है, उनको देखिए क्या वो ढंग से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा है कि स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है, इसका ध्यान रखिए। और अगला है कि पेरेंट को जो है बढ़ावा दीजिए कि अपने बच्चे को पनिश करें। सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, क्योंकि कभी भी पनिशमेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी पनिशमेंट को बढ़ावा नहीं देता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। बेहद ही इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are commonly identified skills in the teaching learning process? इनमें से कौन से स्किल्स हैं जिनका आप बच्चों को पढ़ाते हुए इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, अब आप ये सोचिए, आप कक्षा में गए, क्लास में गए, तो आप इनमें से किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? अपनी बेसिक टीचिंग से इसको रिलेट करो। पहला है कि आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। अगला है आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना आना चाहिए। नेक्स्ट है आपको बच्चों को क्लूज या फिर बिना बोले बच्चों को समझाना आना चाहिए, मतलब क्लू देना कि क्या होगा। और अगला है अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो आप बताइए क्या ये चारों सही हैं? चारों ही चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको गिवन है। चलिए सही आंसर ये है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a part of 6 theories of knowledge and truth? इनमें से कौन से नॉलेज और ट्रूथ की थ्योरीज थी उनसे रिलेट नहीं करता है? सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो नॉलेज एंड ट्रूथ की जो थ्योरी है वो एपिस्टेमोलॉजी में दी गई है। एपिस्टेमोलॉजी में देखा जाता है कि क्या सच है, क्या ज्ञान है। बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड हमारी ये एपिस्टेमोलॉजी करती है। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली क्लास में समझाया जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें से बच्चों जो डॉगमेटिक थ्योरी होती है ये इस थ्योरी का पार्ट नहीं है। बाकी 6 आपको जो भी है क्लासेस में बता दी जाएंगी। ये तीनों हैं, इसके अलावा 3 और होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। Which of the following is not a method to evoke divergent thinking? आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में पढ़ाया गया है। ये कौन सी थिंकिंग होती है जहां पर बच्चा एक समस्या के बहुत सारे हल ढूंढता है? ठीक है, तो आप बताइए इनमें से किस तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा? पहला है इंडिपेंडेंट राइटिंग, यानी कि बच्चों को खुल के लिखने दो, जो से लिखना है लिखने दो। अगला है बच्चों से माइंड ही एक्सरसाइज कराओ। ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चों से मैगजीन बनवाओ। और अगला है कि बच्चों से ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी करवाओ। तो आप देखिए यहाँ पर आप बच्चे को स्वतंत्र लिखने की अनुमति दे रहे हैं, यानी कि तुम्हें जो मन करता है लिखो। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर से कंप्लीट फ्रीडम है। आपने बच्चों को मैगजीन बनाने के लिए दिया है तो बच्चा क्या करेगा? अलग अलग आइडियाज लाएगा। अच्छा, फर्स्ट पेज पे ये रखना चाहिए, सेकंड पे ये रखना चाहिए, ऐसे डेकोरेटिव होनी चाहिए, ऐसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ये भी डाइवर्जेंट का पार्ट है। आपको क्वेश्चन में बताना है जो नहीं है। ठीक है, अगला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी एक्टिविटी है जहां पर बच्चों को बहुत सारे किसी भी समस्या के हल देने के लिए कहा जाता है। एलिमिनेशन मेथड का हमने इजी से यूज करा। हमारा क्या बचा? हमारा बचा यहाँ पर माइंड सिमुलेशन, यानी कि ये नहीं होगा। और बच्चों ये एक तरीके से माइंड की ऐसी एक्सरसाइज होती है जहाँ पर बेसिकली आप चीज़ों को याद करते हैं। तो ये डाइवर्जेंट से रिलेट नहीं करता है आपका। ठीक है, आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है सबको? एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल इसी तरीके से करना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ इफेक्टिव टीचर? जो एक अच्छा बेहतर टीचर होगा उनमें से उनका रवैया कैसा नहीं होगा? पहला है कि वो डाइवर्सिटी को अपनाएगा। अगला है कि वो अलग अलग बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगा। नेक्स्ट है कि वो बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा। और अगला है वो बस जिम्मेदारियों को टाल देगा, अरे तुम कर लो, अरे तुम कर लो, अरे तुम कर लो। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही हमें यहाँ पर समझ आ गया है कि जो पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये कभी भी एक बेहतर टीचर की निशानी नहीं होती है, क्योंकि जो एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following type of thinking is characterized by a predominance of actual objects and event and the absence of concept and generalization? आपको बताना है वो कौन सी थिंकिंग है
जहां पर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी डोमिनेंस होती है। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में दिया था, ठीक है। जहां पर कॉन्सेप्ट नहीं होते, जनरलाइजेशन नहीं होते, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। सीधा सीधा देखिए, अगर किसी को समझ नहीं आया था, किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यानी जो आप सामने देख सकते हैं, और जो चीज़ें आप सामने देख सकते हैं वो किस में आएगा, वो आएगा कंक्रीट में, क्योंकि कंक्रीट का मतलब यही होता है जो चीज़ें आप वास्तविक में छू कर, देख कर सीख सकते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसा मेथड है टीचिंग का? बहुत इजी क्वेश्चन, सब बच्चे इजीली इसका आंसर कर सकते हैं अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो। आपको मैंने बताया था कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं उसके अंदर दो मेथड आते हैं आपके, एक आता है आपका लेक्चर मेथड और दूसरा आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि ये दोनों मेथड ऐसे होते हैं जहाँ पर टीचर की चलती है, बाकी बच्चे का ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं होता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसा मेथड है? ये है एक टीचर सेंटर्ड मेथड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू इंडो आर्गो फैमिली? इनमें से कौन सी भाषा इंडो आर्गो फैमिली से रिलेट करती है? यहाँ पर लास्ट टाइम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी बच्चों, वहाँ पर मैंने बोला था आपको हिंदी, असमिया और पंजाबी, लेकिन हिंदी, नेपाली, असमिया, पंजाबी चारों ही आपकी यहाँ पर इंडो आर्गो से रिलेट करती है। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लास्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज आर यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस? आप इनमें से किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आप कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग कौन सी होती है? जहां पर बच्चे ग्रुप में एक साथ मिल बैठ के आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करके काम करना सीखते हैं। तो आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे उनको जांच करने के लिए? ठीक है, पहला है आपका कन्वर्सेशन एनालिसिस और दूसरा है स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। कन्वर्सेशन एनालाइज मतलब बच्चे किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप उन्हें देखेंगे कि उनका बात करने का क्या तरीका है, क्योंकि कोलैबोरेटिव में क्या है, बच्चों को साथ में मिलकर काम करना है, तो उनके बात करने के ढंग से आप बहुत तरीके से अच्छे से उनके बारे में जान सकते हैं। सही बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका स्टैटिस्टिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। स्टैटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस बच्चे आपका ना थोड़ा स्टैट से रिलेट करता है। आपने इकोनॉमिक्स में स्टैट्स पढ़ी होगी, वहाँ पर भी हम इस टर्म का इस्तेमाल करते थे, जहाँ पर भी ग्रुप में कोई काम होते थे उनको जांचने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये भी ग्रुप से रिलेट करता है आपका, तो दोनों ही आंसर यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। महज एक सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है, वो दी गई है इवान पावलोव द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? आपको पढ़ाए हैं मैंने ये सारे अप्रोचेस, ठीक है। आपको बताना है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच होती है, जहां पर आप बच्चों के अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट करते हैं कि बहुत बेहतर रूप से वो किसी भी काम को कर सके उन स्किल्स का यूज करके। तो उस अप्रोच का क्या एडवांटेज होता है? पहला कि ये आपको रट्टा मारने की विधि से दूर रखता है, यानी कि रोट मेमोराइजेशन से दूर रखता है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा किया गया काम जो आज बच्चे ने सीखा है वो कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है कि इसका जो असेसमेंट होता है वो आप डायरेक्टली जो हमने सीखा है उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कि जहाँ पर आप बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं वहाँ पर जाहिर सी बात है रट्टा तो बच्चा मारेगा ही नहीं। और आज आपने खाना बनाना सीख लिया, फिर आज आपने क्रिकेट खेलना सीख लिया, तो आप उसको जल्दी से भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट है कि जब आपने क्रिकेट खेल लिया, सीख लिया, आपने खाना बनाना सीख लिया, तो जब आप इनकी स्किल्स का असेसमेंट करेंगे तो इनको आपने जो लर्निंग के टाइम पे एक्सपीरियंस लिया है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उनका जो उद्देश्य था डायरेक्टली आप इनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, क्लियर है सबको? इजी क्वेश्चन, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, Dash intelligence according to Gardner helps individual to recognize and make distinction about others feeling, intention and respond accordingly। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। आपको बताना है कि गार्डनर की वो कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जहाँ पर वो दूसरों की फीलिंग समझता है,
और जहाँ पर भी दूसरों की फीलिंग को समझने की बात होती है वहाँ पर मैंने आपको हमेशा बताया है आंसर होगा इंटरपर्सनल। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, जिसको नहीं ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन है तो आप इसके ऊपर क्लास है, ठीक है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर, आप वहाँ से इसको डिटेल में जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन एनहेंसिंग फिजिकल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम। अगर आप अपनी कक्षा का फिजिकल क्लाइमेट यानी कि आसपास का जो वातावरण है, जैसे आपका क्लासरूम है, आपका प्लेग्राउंड है, आप अगर उनके लिए अच्छा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए उनको, टीचर का उसमें क्या रोल होगा, आपको ये चीज़ बतानी है। पहला है कि आप बच्चों को बढ़ावा दीजिए, एनकरेज कीजिए कि आप क्लास को थोड़ा सुंदर बनाइए, पेंटिंग बनाइए, एक्टिविटी करिए, चार्ट लगाइए। दूसरा है कि वहाँ पर जो है सेफ कंडीशन, मतलब छत टूटी ना हो, सीढ़ियाँ टूटी ना हो, छत से पानी ना टपक रहा हो, जो खिड़कियाँ होती है उसकी विंडोज़ ना टूटी हो, ताकि बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट मिले पढ़ने के लिए। और अगला है आप बच्चों से अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाओ, जैसे कि सफाई करना, गार्बेज उठाना, ये सब, ताकि क्लीननेस हो सके, क्लीन हो सके। अब आप देखिए, आप जब भी आपने पहले भी आप सीधे क्लासेस में थे सारे, आपकी क्लासेस में आपने देखा था चार्ट्स लगवाती थी टीचर, इससे क्या होता था क्लास हमें सुंदर लगती थी, और प्लस क्या होता था हमारे जब बनाई हुई चीज़ें क्लास में लगती थी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैम ने मेरा बनाया हुआ चार्ट क्लास में डिस्प्ले किया है। तो ये सही बात है, इससे फिजिकल क्लाइमेट सुधरेगा। अगला है कि सेफ कंडीशन हो, सही बात है, पानी ना टपकता हो, कोई परेशानी ना हो, तो इससे जो है फिजिकल क्लाइमेट अच्छा होगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको क्लीनिंग का ध्यान तो रखना है, लेकिन कभी भी बच्चों से ये काम नहीं कराना है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो चीज़ बोलता है कि बच्चों से ये काम मत कराओ, बच्चों को ये सिखाओ कि अगर आप कोई कूड़ा डालते हैं तो वो गलत है, आपको उसे उठा के डालना है। लेकिन ये नहीं है कि चलो स्कूल में आते ही अपना जो क्लासरूम है वो साफ करने लग जाओ, नहीं, बच्चों से ये सारे काम आपको नहीं करवाने हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए आंसर देखते हैं क्या ये ऑप्शन में, जी यस। चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न एजुकेशन इज अबाउट, जो हमारा मॉडर्न यानी कि आधुनिक शिक्षा है वो किससे रिलेट करती है। पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें, सहभागिता, मेल जोल बढ़ाएं, या फिर अगला है ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बच्चों को पढ़ाओ, यानी कि तथ्य पढ़ाओ। अब आप खुद देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उसमें क्या होता है, गेम्स होती हैं, या फिर कोलैबोरेटिव तरीके से पढ़ाया जाता है, कोऑपरेटिव तरीके से पढ़ाया जाता है, एक स्कूल की दूसरे स्कूल के साथ गेम करवाई जाती है, तो इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से इंटरेक्शन तो बढ़ता है, तो ये सही बात है। अगला है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को थ्योरीज पढ़ाई जाती है, ये चीज़ बच्चों पहले चलती थी, अब नहीं चलती। अब ज़्यादा ध्यान चला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेवे मेथड का इस्तेमाल कीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन का इस्तेमाल कीजिए, अलग अलग इतने सारे मेथड आपके लिए बनाए गए हैं, आप उनके थ्रू पढ़ाइए बच्चों को, प्रैक्टिकल के द्वारा, ना कि थ्योरीज के द्वारा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चीज़ों को क्लियर करें। तो यहाँ पर ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। To which of the following learning areas does cooperative learning has a positive effect? अगर आप cooperative learning का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है एडवांटेज आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सहकारी दृष्टिकोण का। पहला है कि उससे बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट होगी, यानी कि शिक्षा का जो भाग होता है उसमें उनका विकास होगा। अगला है कोलैबोरेटिव बिहेवियर, यानी कि सहयोग करके वो एक दूसरे से व्यवहार करना सीखेंगे। नेक्स्ट है एक दूसरे के कल्चर के बारे में वो सीखेंगे। और अगला है कि अगर कोई उनकी क्लास में डिसेबल बच्चा है तो उसकी तरफ भी उनका रवैया बदलेगा। अब आप देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में आपको क्या पढ़ा है कि जहाँ पर मिलजुल कर काम होता है। तो आप देखिए मिलजुल कर जब काम होगा, कुछ मैं उनसे सीखूंगी, कुछ वो मुझसे सीखेंगे, हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो कोलैबोरेटिव बिहेवियर यानी कि सहयोग वाला व्यवहार भी सीखेंगे, एक दूसरे के कल्चर के बारे में भी जानेंगे हम। और अगर बाई चांस या फिर मेरी ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा है जो कि डिसेबल है, मेरा उसकी तरफ रवैया चेंज होगा, मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखूंगी, हाँ तुम तो मेरे दोस्त हो, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन, हमारा जो मेलजोल होगा वो बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पर आपके सही आंसर होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारे ही यहाँ पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 है, which of the following imitative behavior is related to the responses of the model not to his her behavioral characteristic per state? इनमें से वो कौन सा व्यवहार है जो कि मॉडल के रिस्पॉन्स से रिलेट करता है,
कि मतलब आपने किसी चीज को देखा और बस उसकी नकल कर दी, ठीक है। आप क्या सोचते थे, आपका क्या बिहेवियर है, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने बस क्या करा, आपने कोई चीज देखी और आपने वो चीज करनी शुरू कर दी। तो ये व्यवहार कौन सा होता है। देखिए, मॉडलिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मॉडलिंग क्या होता है, बेसिकली जहां पर आप देख कर सीख लेते हैं। डिसइनहिबिटरी होता है जहां पर आपने कोई चीज करनी बंद कर दी थी, अब आपने उस चीज को करना शुरू कर दिया है। प्रोहिबिटिव जैसा कुछ नहीं होता है। बचा आपका एलेसाइटिंग। एलेसाइटिंग ही सही आंसर होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक क्रिकेट मैच देखने गए हैं स्टेडियम पे, वहां पर आपने क्या देखा, सब लोग हूटिंग कर रहे हैं, तो आप भी देखना अपने आप हूटिंग करनी स्टार्ट कर दोगे, चाहे आपको पर्सनली हूटिंग करनी पसंद हो या ना पसंद हो। तो क्या होता है, जब आप बहुत सारे लोगों को कुछ एक जैसा व्यवहार करता हुआ देखते हैं, तो आपका व्यवहार कैसा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। बस बेसिकली आपने जो चीज़ देखी है आप वो चीज़ करना इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एलिसाइटिंग इफेक्ट। इजिली आपका एलिमिनेशन मेथड की तरह से भी हो जाता क्वेश्चन, प्लस आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। On which of the following parameter a teacher should measure the success of his or her lesson plan to encourage discovery learning among his her student? बताओ, इनमें से टीचर किसका इस्तेमाल करेगी अगर वो चाहती है कि वो देखे कि उसका लेसन प्लान कितना बेहतर बना है, और कैसा लेसन प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू वो बच्चों से डिस्कवरी यानी कि खोज करवाए। तो उसके हिसाब से क्या चीज़ सही है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। मतलब कि आपका लेसन प्लान ऐसा हो जिसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चन पूछने में इंक्रीज हो, बढ़ोतरी हो, लेकिन कैसे क्वेश्चन जो कि रिलेवेंस रखे, यानी कि जो आप टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चनों की जो गिनती है वो बढ़े। नेक्स्ट है कन्विक्शन इन स्टूडेंट इन चैलेंजिंग ओपिनियन ऑफ द अदर स्टूडेंट, टीचर एंड टेक्स्ट बुक। आप बच्चों को इस तरीके से बढ़ावा दीजिए कि वो कोई और स्टूडेंट है, टीचर है, बुक है, उसके खिलाफ भी बोल सके, नहीं मैम ऐसा भी तो हो सकता था ना, इस तरीके से क्यों किया, ये तो इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता था। तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। एंड थर्ड है फ्रीक्वेंसी विद विच स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, कि बच्चा कितना ज्यादा क्वेश्चन को पूछ रहा है। अब देखिए, लेसन प्लान के अंदर आपकी ये तीनों ही बातें होनी चाहिए, क्योंकि लेसन प्लान ऐसा हो जिसके अंदर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज आपने इंक्लूड करी हो, इतने बेहतर मेथड से आपने इंक्लूड करा हो कि पढ़ाया हो कि बच्चा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे, प्लस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और साथ ही में चीज़ों को चैलेंज करना उसे आए कि नहीं मैम इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती थी। इससे क्या है, मोटिवेशन बढ़ता है, बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the roles of teacher as a classroom manager? आप बताइए कि जो क्लासरूम के मैनेजर के रूप में टीचर का क्या रोल होगा। आपको मैंने पढ़ाया है क्लासरूम मैनेजर के बारे में। चलिए, पहला है कि टीचर जो है एक्टिविटीज को प्लान करता है, देखता है कि कैसा मटेरियल चाहिए, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, या फिर मुझे किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट करना है। ये सारी चीजें टीचर पहले से ही प्लान करके रखेगा। अगला ऑप्शन है कि टीचर इस चीज का ध्यान रखे कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, जो भी क्लास है हर एक बच्चे को पता हो कि आपका हक है क्लास के रूम में जो एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का, या फिर क्लास को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, आपका पूरा हक है इसमें पार्टिसिपेट करने का। अब आप देखिए, क्लासरूम मैनेजर के तौर पे दोनों ही ये टीचर के रोल होते हैं, क्योंकि टीचर का रोल है कि सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करे, मैनेजर का यही तो काम होता है ना कि सबको देखे कि जो भी चीज़ें उस टाइम पे मुझे चाहिए सब वहाँ पर मौजूद हो। दूसरा है मैनेजर के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन सबको बढ़ावा दे कि भैया तुम सबको पार्टिसिपेट करना है बढ़ चढ़ के। तो एज अ टीचर भी उसके टीचर के ये दोनों ही रोल होंगे मैनेजर के रूप में। तो आंसर होगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आइडियल मेथड या फिर मॉडल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज डेवलप्ड बाय। आपको मैंने आइडियल मॉडल पढ़ाया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये करा गया था ब्रांसफोर्ड के द्वारा। अगर आपको याद है तो बताएंगे कि आइडियल मेथड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are your roles as a teacher in constructing the knowledge of your student in the classroom?
एज अ टीचर आपका क्या रोल है उसमें कि आपके बच्चों की जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन है वो बढ़े, किस तरीके से आप उसको बढ़ावा देंगे। आपको बेसिकली ये पूछा है क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। पहला है आप कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव टाइप की एक्टिविटीज कराइए, यानी कि सहकारी और सहयोगी शिक्षण करवाइए। अगला है आप जो क्लास की एक्टिविटीज हैं उसको स्कूल के बाहर से रिलेट करिए। और तीसरा है आप बढ़ावा दीजिए कि बच्चे खुद अपने काम को एनालाइज करें, खुद अपने बच्चे चीज़ों का असेसमेंट करें। अब देखिए आपको पूछा गया जहाँ पर बच्चा खुद अपनी नॉलेज का विकास करे। अब जहाँ पर खुद नॉलेज का विकास करेगा वहाँ पर सेल्फ एनालिसिस और असेसमेंट तो होगा ही होगा। दूसरा, जब आप बाहर से या फिर प्रायर नॉलेज कहते हैं ना, पहले जो आपने चीज़ें सीखी हैं या फिर आउटसाइड ऑफ द स्कूल से जो चीज़ें आपकी रिलेट करती हैं, इन चीज़ों को इंक्लूड करने से नॉलेज की कंस्ट्रक्शन बढ़ती है। और दूसरा, जब बच्चे साथ में मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे से बहुत चीज़ें सीखते हैं और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो तीनों ही यहाँ पर आपके सही हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are the characteristics of the learning centered education? आपको बताना है learning centered education के क्या उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं, जो भी कह सकता है आप है। लर्निंग सेंटर्ड आपको मैंने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन सेम वही है जो आपको मैंने लास्ट टेस्ट में दिया था। लर्निंग सेंटर्ड यानी कि जहाँ पर जो चीज़ बच्चे को पढ़ाई जा रही है, बच्चा जो चीज़ सीख रहा है उसको केंद्र करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। इसमें जिसको समझ नहीं आया है ये क्वेश्चन तो आप लास्ट पेपर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर इसको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसके यहाँ पर तीनों ही आपके सही थे, ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज फीचर ऑफ लैंग्वेज? आप लैंग्वेज किसको बोलेंगे, आपको बस ये बताना है, ठीक है। पहला है लैंग्वेज रिमेन्स कंप्लीटली सेम थ्रू आउट द स्टेट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कि एक जगह एक ही जैसी भाषा बोली जाती। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोली जाती है। इंडिया है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी बोली जाती है। इंडिया है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बिहारी भाषा बोली जाती है। तो क्या ये बात सही है लैंग्वेज से रिलेटेड? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज से किसी भी पर्सन की सोशल आइडेंटिटी के बारे में पता चल सकता है, यानी कि वो किस तरीके की समाज से बिलोंग करता है। जैसे कोई हरियाणवी आया, वो बोलेगा अरे भाई की हाल चाल है, या फिर इसी तरीके से कुछ बोलेगा ना वो, तो आपको बोलते ही पता चल जाएगा अच्छा ये तो जाट है, पक्का हरियाणा साइड का है। या फिर अगर कोई बोले कि भालो, तो क्या पता चलेगा, बोलते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये तो बंगाली है। तो सही बात है, लैंग्वेज से सोशल आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। प्लस आर चॉइस ऑफ वर्ड्स वाइल वी स्पीक शोज विच प्लेस वी बिलोंग टू। जैसे मैंने आपको अभी सेम एग्जांपल दिया, आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल करें, अरे अथे या उथे जा, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं पता चल जाएगा। कि फिर आप किस तरीके के लोगों में आप बैठते हैं, वो चीज़ें आपके लैंग्वेज से पता चल जाती हैं। तो आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड। चलिए इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है mathematization is regarded as constituting the higher aims of mathematics which include। आपको याद हो तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी कराया था, वहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी चीज़ें हैं उनको फुल तरीके से इस्तेमाल करो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपके मैथ्स पेडागोजी में जो मैथ होता है, मतलब कि मैथ्स के क्या उद्देश्य हैं, उसके अंदर विजुअलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब आपको मैं मैथ्स पेडागोजी कराऊंगी तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तीनों भी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a classroom for teaching various parts of a plant, a teacher instructs each student to bring a sample of plant from home to the class. Later, she divides the student into small group of 5 students and asks them to draw figures of the plant and label them. एक टीचर ने क्या करा कि उसको पढ़ाना है कि कितने कितने पार्ट होते हैं प्लांट के। उन्होंने बोला कि घर से एक एक पौधा लेके आना। फिर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए 5-5 स्टूडेंट के, और उनको बोला कि एक जो है पौधे को देख के ड्रॉ करो और बताओ कि कहाँ इसकी पत्तियाँ हैं, कहाँ फूल है, कहाँ स्टेम है। तो बताओ इस एक्टिविटी से टीचर क्या करना चाह रही है। पहला है टीचर बच्चों में सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करना चाह रही है, जैसे एक दूसरे की हेल्प करो, शेयर करो, एक्सेप्ट करो। और दूसरा है वो बाहर के रिसोर्सेज को यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है ताकि बेहतर तरीके से काम किया जा सके।
अब देखिए टीचर ने क्या करा, ग्रुप बनाए, और जहाँ पर भी ग्रुप बनाने की बात होती है वहाँ पर सोशल क्वालिटीज़ तो आती ही आती हैं। नेक्स्ट है बाहर के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, तो सही बात है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है बच्चा सीख पाए। तो दोनों ही यहाँ पर आपके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर दोनों सही हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। To determine the readiness of children to learn, the teacher needs to have some knowledge about children. अगर टीचर चाहती है कि बच्चा सीखने के लिए तैयार हो, तो इसके लिए टीचर को पहले क्या पता होना चाहिए? उसको टीचर को जो है बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब आप देखिए बच्चे का इमोशन लेवल कैसा है और बच्चे का मेंटल लेवल कैसा है, ये दोनों ही फैक्टर होते हैं कि हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। कहीं ना कहीं क्लासेस में छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन करती हूँ, उनमें मैंने आपको इनके बारे में भी जिक्र किया था। अगर हमारा इमोशनल लेवल सही नहीं है तो हम सीख नहीं पाएंगे। अगर हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर मेरी एबिलिटी सीखने की कम है और मुझे ज़्यादा हार्ड चीज़ सिखा दी जाए तो मैं वो चीज़ नहीं सीख पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ें हमारे लर्निंग टू रेडीनेस को अफेक्ट करती हैं। तो टीचर को ये दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। तो आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 140 है, द डिक्शनरीज एंड द ग्रामर ड्राइव देयर वैल्यूज फ्रॉम। जो डिक्शनरी है और जो ग्रामर है वो कहाँ से मूल्य प्राप्त करते हैं? अब सीधा सीधा आंसर है, डिक्शनरी और ग्रामर में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेट करता है। तो प्राइस ऑफ द बुक तो होगा नहीं, ह्यूमन बिहेवियर, एनवायरनमेंट, स्पीच, कम्युनिटी। अब इनमें से कौन डिक्शनरी का इस्तेमाल करेगा? अब देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है स्पीच कम्युनिटी, यानी कि जो भाषण समुदाय होते हैं जो ज़्यादातर बोलने का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर भी बोलने का इस्तेमाल होगा वहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, और वर्ड्स का होगा यानी कि डिक्शनरी और ग्रामर से ये बिल्कुल रिलेट करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करना सीखिए। ठीक है, तो सही आंसर होगा स्पीच कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है, after understanding the topic of fraction, a student asks a few questions from her teacher. The above statement indicates which sequential phase of 5E learning model. बच्चों को आपने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, और जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, बच्चा समझ भी गया है, उसके बाद बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछता है टीचर से। तो बताइए 5E लर्निंग मॉडल के किस से रिलेट करेगा? चलिए जरा एक बार डिटेल में जानते हैं इसको। 5E लर्निंग मॉडल मतलब कि आपके मैथ्स में या फिर आप इसको कहीं से भी रिलेट कर लीजिए। ठीक है, इसमें 5E लर्निंग मॉडल होता है, 5 टर्म्स होती है, पांचों की पांचों ई से शुरू होती हैं, इसलिए इसको 5E लर्निंग मॉडल बोला जाता है। इसमें बच्चों पहला आपका होता है एंगेज। ठीक है, एंगेज के अंदर होता है जहां पर बेसिकली आप बस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। जो चीज़ टीचर आपको सिखा रही है आप अगर उसको सीख रहे हैं तो वो आएगा आपका एंगेज के अंदर। अगला होता है आपका एक्सप्लोर या फिर एक्सप्लोरेशन। इसके अंदर क्या होता है, सपोज आपको, ये तो हो गया टीचर आपको फ्रैक्शन सिखा रही है। ठीक है, ये हो गया कि यहाँ पर आपको जब फ्रैक्शन सीख रहे हो तो आप उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप समझे नहीं है पूरा, अभी आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं समझने के लिए, और ज़्यादा उसमें चीज़ें ढूंढ रहे हैं और किस किस तरीके से आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सप्लेन। इसमें क्या करते हैं, बच्चों को जो चीज़ें समझ आई हैं वो उनको बताते हैं, अच्छा ये ऐसे होना था, अच्छा फ्रैक्शन में ना p/q की फॉर्म में होता है, या फिर फ्रैक्शन में ना अनलाइक डेसिमल्स, अनलाइक नंबर्स होते हैं, अनलाइक नंबर्स होते हैं। तो क्या किया, बच्चा सिंपली यहाँ पर एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। नेक्स्ट होता है इलेबोरेट। अब क्या किया, बच्चे ने चीज़ों को सीख भी लिया, एक्सप्लोर भी कर लिया, एक्सप्लेन भी कर लिया। अब क्या करेगा बच्चा, जो चीज़ें उसने सीख ली है उसका नई जगह पे इस्तेमाल करेगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में जो पूछा है, बच्चे ने चीज़ तो सीख ली है लेकिन उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन पूछता है। इलेबोरेट सेम चीज़ है, बच्चे ने चीज़ को सीख लिया है और फिर उस नॉलेज को वो कहीं और इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जो उसने चीज़ सीख ली है अब उसका इस्तेमाल कर रहा है वो टीचर से और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर यहाँ पर ये चीज़ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ फ्रैक्शन मेंशन नहीं होता तो यहाँ पर हम आंसर लगाते हैं एक्सप्लोर। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि टॉपिक समझ आने के बाद बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बच्चों ये आएगा आपका इलेबोरेट के अंदर। और लास्ट आता है इवैल्यूएट के अंदर, जो भी चीज़ उसने सीख ली है उनके ऊपर ध्यान देना
लास्ट है आपका इवेल्युएट, कि जो चीज़ उसने सीख ली है उनके ऊपर ध्यान देना, रिफ्लेक्ट करना कि कितना मैंने सही सीखा, कितना मैंने गलत सीखा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर इलेबोरेट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। इजी क्वेश्चन है, जहां पर गवर्नमेंट नहीं होती उसे हम बोलते हैं अनार्की। चलिए, Which of the following Kohlberg stage of moral development works best in two-person relationship with family member or close friend, where one can make a real effort to get to know the other feeling and needs and try to help? ये क्वेश्चन मैं आप सबको करा चुकी हूँ। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया अभी, तो अब लास्ट जो हमारा टेस्ट हुआ था उसका सेशन आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया था। मैं सिंपली यहाँ पर आपको आंसर बता रही हूँ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैथमेटिकल थिंकिंग। जो आपकी मैथ से रिलेटेड थिंकिंग है, जो मैथ से रिलेटेड सोचने की क्षमता है, उससे क्या चीज़ करेक्ट है, उसके हिसाब से क्या बात सही है। पहला, कि जो मैथ की थिंकिंग होती है उसका इस्तेमाल हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं या प्रॉब्लम को रखने के लिए कर सकते हैं। अगला है, जो मैथ की थिंकिंग होती है इसके लिए आपको लॉजिकल रीजनिंग, इस प्रकार की थिंकिंग का इस्तेमाल करना होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो मैथ की थिंकिंग है आपकी, वहाँ पर आप सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो सॉल्व करते ही है ना, क्वेश्चन भी बनाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। नेक्स्ट है, मैथ की थिंकिंग होगी जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग कर पाओगे, रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको मैथ्स ही नहीं आती तो रीजनिंग भी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा। बेसिक अपनी लाइफ से रिलेट करो इस कॉन्सेप्ट को। तो देखो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है इसके हिसाब से, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है जिस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द इन्वेंशन विद कंप्यूटर। अब आप देखिए स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ नहीं दिख रही, यहाँ पर होना चाहिए था द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, या फिर होना चाहिए था इज द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी, यानी कि थर्ड पार्ट में आपके यहाँ पर एरर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है जो हार्मनी का अपोजिट है यानी कि एंटोनियम है। तो मैं बस आपको इजीली आंसर बता देती हूँ, बाकी आपका टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड क्विज चल ही रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से हो रही होगी। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डिस्कॉर्ड। चलिए अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जब आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं तो आप किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मैंने आपको पढ़ाया है, जहाँ पर आप अपनी सोच के बारे में सोचते हैं कि क्या मैंने क्या सही किया, क्या गलत हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये होता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो आप देखिए इसमें आपका इन्वेंटिंग और थ्योरी बिल्डिंग और जनरलाइजिंग तीनों ही चीज़ें आपकी इसका पार्ट होंगी। कैसे, आपने क्या किया, आपने लड़ाई करी मम्मी के साथ, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे, इन्वेंट करेंगे कोई ना कोई चीज़ कि नहीं मैं आज के बाद लड़ाई नहीं करूँगी, मैंने आज ये ठान लिया, आज के बाद मैं लड़ाई नहीं करूँगी। तो एक तरीके से ये आपका इन्वेंट ही है। नेक्स्ट है थ्योरी बिल्डिंग, आप पूरा का पूरा थ्योरी बनाओगे, अच्छा ये बात यहाँ से शुरू हुई थी, मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, फिर मैंने ऐसे बोला, तो थ्योरी बिल्ड करें। नेक्स्ट है जनरलाइज करना, आप करोगे नहीं मेरी पहले भी कई बार मम्मी से लड़ाई हुई है, हर बार ना मम्मी मेरे से रूठ जाती है, तो इस बार मैं मम्मी से नहीं लड़ूंगी। आपने क्या करा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ लिया, इसी को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो देखिए तीनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके इसके हिसाब से सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बार बार बोल रही हूँ एग्जाम के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस स्किनर फॉलोज ऑफन डील विद स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर एज द टोपोग्राफी ऑफ अ। प्रैक्टिस जब स्किनर ने करी थी तो वहाँ पर उन्होंने बिहेवियर को रिस्पॉन्स से रिलेट किया था। जो टोपोग्राफी होती है वो एक टाइप का रिस्पॉन्स होती है। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही है बस आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग मार्केटिंग। आपको मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया था, याद है सबको, कि अगर आपको बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना है तो इनमें से ज़्यादा बेहतर मेथड कौन सा होगा। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता है या नहीं समझ आ रहा है, लास्ट टेस्ट का वीडियो देख लेना, संडे को जो हुआ था, इजीली आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पर ये चीज़ समझाई थी। आंसर होगा ओनली सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 151,
A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. आपको बताना है सही क्या होगा. The teacher, यहाँ पर डैश आएगा, ठीक है. The teacher dashed to excuse me. The teacher asked to excuse me. ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप पार्ट में तैयारी कर रहे हैं इन सबकी. चलिए अगला है डैश रिफर्स टू द सिंप्लीफाइज dash refers to the application of the concept, procedure, method developed in the mathematics to the object of other discipline or at least other field of knowledge. आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप मैथ में जो चीज़ सीखी हुई है आप उनका कहीं और इस्तेमाल करते हैं. तो आप देखिए आपको क्या मैंने मैथमेटाइजेशन जैसा कुछ पहले बताया था अभी इसी क्लास में, तो यहाँ पर भी आपका मैथमेटाइजेशन ही आंसर होगा. मैथमेटाइजेशन के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनमें से एक ये चीज़ भी है कि जहाँ पर आप जो चीज़ें सीख ली है उसका कहीं और जाकर इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैथमेटाइजेशन. जनरलाइजेशन मत कर देना इसका आंसर, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 153. Which of the following example can help the student in connecting their knowledge with the life outside the school? इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है, फिर 2 कहिए 3 कहिए, जिसमें से आप बच्चों की अभी की नॉलेज को स्कूल से बाहर से रिलेट करेंगे. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था. सिंपल आंसर बताऊंगी, जिसको नहीं समझ आया लास्ट टेस्ट की वीडियो देख लेना. फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों ही आपके सही आंसर थे, ठीक है. क्योंकि देखो जो क्वेश्चन मैं पहले ही आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, वहाँ से हमको इजीली देख सकते हैं और मैंने वहाँ पर आप सबको क्लियर हो भी गया था ये क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. आपको बताना है एक्सपेंसिव का उल्टा क्या होगा. एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा और उल्टा होगा चीप यानी कि बहुत सस्ता. नेक्स्ट है व्हाट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस. समाजीकरण क्या है. पहला है अ प्रोसेस बाय विच सोसाइटी इंड्यूस देयर मेंबर टू बिहेव इन अ सोशल एक्सेप्टेबल वेज. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समाज बताता है कि आपको किस तरीके से व्यवहार करना है और ऐसा व्यवहार जिसको सब अपना सकें. ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको सेम इस तरीके का एक और क्वेश्चन करवाया था, एक पेपर एनालाइज में ही कराया था. वहाँ पर ऑप्शन में दिया था कि सोसाइटी रूल बताती है, तो हमने इसलिए उस ऑप्शन को गलत कर दिया था. लेकिन इसमें क्या करा, इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया. यहाँ पर बोला है कि सोसाइटी बताती है कि किस तरीके से आपको उस तरीके से व्यवहार करना है जो कि सब एक्सेप्ट कर ले. और सोशलाइजेशन में आप यही चीज़ सीखते हैं कि आप इस तरीके से व्यवहार करें सोसाइटी के अंदर कि सब लोग आपके साथ इजीली एडजस्ट हो सके. तो यहाँ पर ये पॉइंट सही होगा. वहाँ पर बोला था रूल बनाना वहाँ पर गलत था, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये पॉइंट सही है. अगला है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी को सिखाया जाता है. अरे सोसाइटी को नहीं सिखाया जाता, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सिखाया जाता है. तो आंसर होगा ओनली फर्स्ट, ठीक है. चलिए सही है ये. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स. आप बाकी सब छोड़ दो, आप बताओ बस मैथ्स का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उद्देश्य है मैथ पढ़ाने का. पहला है कि बच्चों की थिंकिंग और रीजनिंग बढ़ जाए, यानी कि सोचने की और तर्क करने की क्षमता बढ़ जाए. अगला है बच्चे फटाफट जो है स्पीड से आंसर कर पाए और बिना गलत किए यानी एक्यूरेसी से सही आंसर कर पाए. और नेक्स्ट है कि बच्चा जो है कॉइन्स के बारे में जान जाए. अब देखिए मैथ के अंदर थिंकिंग भी आती है, रीजनिंग भी आती है, क्योंकि आप मैथ से ही तो सीखते हो रीजनिंग करना कहीं ना कहीं. दूसरा है मैथ में ये चीज़ें भी सीखते हो, मैथ्स की तैयारी कर रहे हो ना पार्ट ए के लिए, स्पीड से कैसे क्वेश्चन करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर होने चाहिए. तो सेम चीज़ अप्लाई हो रही है. और मैथ्स के अंदर आपके कॉइन्स के बारे में भी आप बच्चों को पढ़ाते हो कि किस तरीके से फटाफट बच्चे जो है कॉइन्स के बारे में सीखे. तो ये भी सही है. तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है आपके, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ 5E लर्निंग मॉडल. आपको अभी मैंने 5E लर्निंग मॉडल के बारे में पढ़ाया था. तो बताइए इवैल्यूएशन, एंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एग्जामिनेशन, इनमें से कौन सा नहीं है. इजी है, अभी सीखा है. एग्जामिनेशन जैसा हमने कुछ नहीं सीखा. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जामिनेशन फेज, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. आपको बताना है कि इसका मॉडर्न का सिनोनियम यानी कि सेम वर्ड क्या होगा जो सेम मीनिंग हो. मॉडर्न मतलब जो अभी चल रहा है फिलहाल, यानी कि जो करंट है. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी.
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु स्पेंड वेरी लिटल, जो बहुत थोड़ा सा खर्च करे। अरे भैया बहुत कंजूस है, अरे ही इज वेरी मिजर, यार खर्चा ही नहीं करता है बिल्कुल भी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबको क्लियर हो रहा है ना? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। आपको बताना है कि इस मुहावरे लोकोक्ति का क्या मतलब है। पहला है टू टेक समथिंग टू द हार्ट, बिल्कुल उसके दिल तक छू ली है बात मैंने, यानी कि मेरे तो दिल पे लग गई भाई जो तूने बात बोली थी, भाई को तो बुरा लग गया आज, यानी कि किसी की बात से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होना। आंसर होगा भाई दिल को तो लग गई आज बात, बुरी लग गई मुझे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं करेगा, यानी कौन सा आपके समाज से रिलेट नहीं करता, आपको ये बताना है। आपके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, ये समाज से रिलेट करेगा। आर्किटेक्चर कैसा है, कस्टम कैसा है, मतलब किस तरह के तौर तरीके हैं, या फिर ट्रेडिशन कैसा है। अब आप देखिए, ट्रेडिशन भी रिलेट करता है समाज से, कस्टम भी रिलेट करता है समाज से, नियम क्या है वो भी समाज से रिलेट करते हैं। लेकिन भैया आर्किटेक्चर का क्या रोल, आर्किटेक्चर की इंजीनियरिंग थोड़ी ना कर रहे हैं हम पार्ट बी में बैठ के अपनी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी है देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट कम्स अंडर राइटिंग एट वर्ड लेवल। आपको मैंने वर्ड लेवल पे क्या पढ़ाया था, जहां पर आप बेसिकली वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप, मतलब कि कोई भी नया वर्ड बनाना, कुछ भी इस तरीके से। तो देखिए लेबल फॉर पिक्चर या फिर वर्ड पजल। लेबल फॉर पिक्चर में क्या होता है, आपने लेबल दिया, उसके लिए आपने वर्ड का इस्तेमाल किया। अगला है वर्ड पजल, वर्ड पजल में भी आप वर्ड बनाते हैं। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर आपके सही होंगे, दोनों जगह आपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज होती है, ही डैश प्लेइंग, ठीक है, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज से क्या वोकैबुलरी का यूज हुआ, वोकैबुलरी यानी कि वर्ड का इस्तेमाल हुआ भैया। यहाँ पे ही इज आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था, कुछ तो आना चाहिए था ना, तो वोकैबुलरी के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादा आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता आपको। सही बात है, अरे भैया हमें खाली एक ही वर्ड तो बताना है, यहाँ पे ज़्यादा हमें लैंग्वेज का थोड़ी ना यूज़ करना है। तो सही आंसर होगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन ईवीएस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग। जब आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे ईवीएस के अंदर, मैंने आपको क्या बताया, असेसमेंट कहीं भी करो, सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं ज़्यादातर सेम ही मिलते हैं। तो आप इवेल्युएशन के टाइम पे क्या चीज़ का ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे, आपको ये चीज़ बतानी है। तो आपको बताना है नॉट, क्या नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, नॉट है या नहीं है। पहला है क्या बच्चों को फीडबैक देते हैं, सही बात है भैया, इवैल्यूएशन का मतलब ही यही है कि उसको बताओ तुम्हारा कितना गलत है कितना सही है। चलिए अगला है कि उसको कि इवैल्यूएशन के क्या क्या तरीके होते हैं इसके बारे में पता चले, सही बात है, इवैल्यूएशन करने के लिए उसकी स्किल भी आनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके द्वारा असेसमेंट के द्वारा आपके बच्चों की एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है कि बच्चों को कितना आता है या नहीं आता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है खाली एक तरीके का टेस्ट इस्तेमाल करो, भैया खाली ओरल टेस्ट कराए जाओ भैया, खाली रिटन टेस्ट कराए जाओ। तो क्या आपको लग रहा है ये पॉइंट कहीं से भी वैलिड है? अपना इस्तेमाल करो दिमाग बस, क्या ये पॉइंट कहीं से भी वैलिड लग रहा है आपको? नहीं है ना, क्योंकि हमने ऐसा नहीं सीखा, हमेशा सीखा है कि आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सही आंसर होगा यूज सिंगल वैरायटी ऑफ टेस्टिंग टेक्निक। चलिए इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है Which of the following statement is are correct regarding creative expression in EVS? जब भी आप बच्चों में क्रिएटिविटी पढ़ाना चाहेंगे EVS में तो क्या होगा सही आंसर, ठीक है, जो सही है इसके हिसाब से। पहला है
क्रिएटिविटी मतलब कि चेंज के साथ एडजस्ट करना। सही बात है, जब आप क्रिएटिविटी होगी तो आप जितने भी चेंजेस आएंगे उनके साथ आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्सप्रेशंस कैन बी वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग द अफेक्टिव डोमेन। क्रिएटिविटी की वजह से आप बच्चों के अफेक्टिव डोमेन में डेवलपमेंट ला सकते हैं। अफेक्टिव क्या होता है? अफेक्टिव यानी कि जो आपकी फीलिंग से रिलेट करते हैं। अब अगर आप मान लीजिए मैं ना बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ, लेकिन मुझे स्कूल में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि मैं कुछ भी क्रिएटिव रूप से चीज़ें कर सकूं, तो क्या होगा, इससे मेरा मोटिवेशन डाउन होगा, मैं कहीं ना कहीं हमेशा लो फील करूंगी, तो ये मेरे इफेक्टिव डोमेन को अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो अगर मैं क्रिएटिविटी से काम करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छा महसूस करूंगी, तो मेरा जो भावनात्मक पक्ष है वो भी अच्छा होगा। तो ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी स्टिमुलेट्स लर्निंग। क्रिएटिविटी से लर्निंग में भी हेल्प मिलती है, और एकदम सही बात है भैया, हम लर्निंग के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं और लर्निंग में हमने क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा है, तो तीनों ही यहाँ पर आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शोइंग द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इज कंसिडर्ड अंडर विच टाइटल। अगर मतलब कि आप लैंग्वेज के बारे में समझते हैं तो ये किससे रिलेट करेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये। एक्चुअली यहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन गिवन नहीं है, ठीक है। पहला है बोलना, दूसरा है लिखना, ठीक है। बोलना यानी कि लिसनिंग, लिखना यानी कि राइटिंग, सुनना यानी कि बोलना यानी कि स्पीकिंग, ठीक है। सुनना यानी कि लिसनिंग और पढ़ना यानी कि रीडिंग। यहाँ पर बोला है कि आप जो भी भाषाएं हैं उनको समझते हैं, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है आपकी। अब लैंग्वेज को समझते कैसे हैं वो किसके अंदर आएगा। अब बच्चों को यहाँ पर दो में कन्फ्यूजन रहेगी, या तो बच्चों को ज़्यादातर यहाँ पर लिसनिंग में कन्फ्यूजन रहेगी कि मेरे को जो भी भाषा में जो बोल रहा है मैं समझ पा रही हूँ, या फिर रहेगी पढ़ने में कि मैं जो भी चीज़ मेरे सामने लिखी है मैं उसको पढ़ पा रही हूँ। तो यहाँ पर लिखा है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की जो भी चीज़ आप उसको समझ पा रहे हैं, तो बच्चों इसके हिसाब से यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रीडिंग, ठीक है। चलिए अगला है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ टीचर रोल। इनमें से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका नहीं है। पहला है पर्सपेक्टिव एंड दूसरा है आपका एयर प्ले। तो आप बताएंगे पर्सपेक्टिव और एयर प्ले में से कौन सा रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें से बच्चों जो एयर प्ले है वो आपका रिलेट नहीं करता है, ठीक है। और आंसर होगा यहाँ पर आपका सही पर्सपेक्टिव। ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली क्लास में समझाई जाएगी, ठीक है। आंसर होगा ओनली फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज कैन टीचर गिव टू हर स्टूडेंट टू टीच अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अगर आप बच्चों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो आप इनमें से बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है। पहला है कि आप बच्चों को बोलेंगे कि भैया लिस्ट बनाओ कि कौन से लिविंग है कौन से नॉन लिविंग है जो तुम आसपास देख रहे हो। अगला है आप बच्चों को बोलोगे कि रट्टा मार लो, ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है। तीसरा है बच्चों को बोलोगे कि आर्टिफिशियल और मैन मेड के बारे में बताओ। देखो ये ऑप्शन तो सीधा ही कट हो गया, यहाँ पर हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में जिक्र नहीं हुआ, ये तो सीधा कट ही हो गया। और अगला है कॉपी कर लो। भैया कॉपी करना भी नहीं सिखाया जाता हमें, तो बचा क्या, मेमोराइज करना भी नहीं सिखाया जाता। एलिमिनेशन मेथड का यूज करा, सिंपल कि लिस्ट बनाओ कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। अगला है व्हाट इज स्टेज 4 प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। लास्ट में आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, वहां पर समझाया भी था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिसको समझना है लास्ट टेस्ट की वीडियो देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 है व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेलिक लैंग्वेज। फॉर्मेलिक लैंग्वेज को क्या कहते हैं, तो मैं सिंपल आपको इसका मतलब बता दूंगी, फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो उस टाइम पर आप बच्चों को लैंग्वेज में इंग्लिश में जो चीज़ें सिखाते हैं वो होती है हमारी फॉर्मेलिक लैंग्वेज। जैसे कि बच्चा पहली क्लास में आ चुका है तो आप बच्चों को रीडिंग करना सिखा देते हैं अच्छे से, उनको स्पेसिफिकली वर्ड मीनिंग सिखाते हैं आप, मतलब जो भी चीज़ आप फर्स्ट में जब बच्चा आता है उसके बाद जो चीज़ें वो सीखने शुरू करता है उसको बोला जाता है फॉर्मेलिक लैंग्वेज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको सेम बात गिवन है कि जब बच्चा प्राइमरी क्लास में आ गया, प्राइमरी क्लास कब स्टार्ट होती है, फर्स्ट से स्टार्ट होती है, तो ये सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला है बुक रिव्यू। आपके जो बुक रिव्यूज होते हैं उनसे क्या आपको पता चलता है,
बुक रिव्यू का मतलब होता है, जैसे कि सपोज कीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, आपको कोई ड्रेस बाय करनी है, तो आप देखते हैं अच्छा इस ड्रेस के कितने स्टार मिले हैं, 4.5 यानी कि अच्छी ड्रेस होगी। या फिर मुझे एसी खरीदना है, इसको कितने स्टार मिले हैं कस्टमर के थ्रू, अच्छा इसको 3 स्टार मिले हैं कि अच्छा नहीं है। तो इसी तरीके से बुक के भी रिव्यू होते हैं कि बुक को कितने स्टार मिले हैं, आप इसी से समझो बस, ठीक है। बुक रिव्यू से आपको क्या होगा, आपको एक अचीवमेंट होगी। अब भैया यहाँ पर कहीं लिखा है कि बुक रिव्यू जिसने लिखी है उसके लिए क्या मायने रखेगी, या जो खरीद रहा है उसके लिए क्या मायने रखेगी, यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो अचीवमेंट वाला पॉइंट हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अचीवमेंट वाला पॉइंट बस उसी के लिए आएगा जिसने वो बुक लिखी है या छापी है। यहाँ पर ऐसी चीज़ हमें कोई क्लियर नहीं की गई है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, ये लोगों को बताता है कि नई बुक क्या है और ये किस बारे में है। अब बुक रिव्यू में तो सिंपली स्टार होते हैं, भैया ये अच्छी है ये बुरी है, इसे थोड़ी पता चलेगा ये नई बुक है, इसमें ये गिवन है, ऐसी इसकी स्टोरी लाइन है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट है, हेल्प यू टू डिसाइड सुटेबिलिटी ऑफ द बुक। इससे आपको पता चलेगा बुक कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है। सही बात हुई ना, ड्रेस कितनी अच्छी है, कितने स्टार मिले हैं, उसको रिव्यू कैसे मिले हैं। अच्छा मूवी कितनी अच्छी है, उसको कितना अच्छा स्टार मिला है। तो आपको सुटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर यूजिंग बुक विद विच स्टोरी। इनमें से कौन सा रीजन नहीं होगा कहानी वाली पुस्तक को इस्तेमाल करने के लिए। कोई बुक है जिसमें स्टोरीज हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं करोगे, कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है। पहला है स्टोरी से इमेजिनेशन बढ़ती है, सही बात है, हमें तो बताना है जो नहीं है। स्टोरीज के द्वारा बच्चा इमेजिन करता है, अच्छा मैं भी सिंड्रेला होती तो ऐसा होता, मैं भी हील्स पहन के भागती, ड्रेस होती मेरी इतनी सुंदर। अगला है कि स्टोरी के द्वारा बच्चे जो है लर्निंग सीखते हैं, सही बात है, स्टोरीज हम इसलिए तो सुनाते हैं ताकि बच्चा लर्निंग के लिए डेवलप कर सके। अगला है स्टोरी के द्वारा बच्चे मोटिवेट होते हैं, एंजॉय करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है स्टोरीज के द्वारा बच्चे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस करते हैं, राजनीतिक। अरे मुझे एक बात बताओ, आपकी स्टोरी में पॉलिटिक्स कैसे आ गए, ये तो रिलेट नहीं करता ना बिल्कुल भी, पॉलिटिक्स कहाँ से आई स्टोरी के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें यही बताना था जो रिलेट नहीं करता है, ठीक है। समझ आ गया ना, क्वेश्चन इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी। मेटाकॉग्निटिव के अंदर क्या शामिल होगा, शायद ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टेस्ट पेपर में दिया था। तो पहला है प्रीव्यू और दूसरा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है जहां आप अपनी सोच के बारे में सोचते हैं कि मैंने क्या किया, कैसा किया, ठीक है। तो इसके लिए आपका प्रीव्यू और सेल्फ इम्प्रूवमेंट दोनों ही होता है। जिसको समझना है वो लास्ट क्लास की वीडियो आराम से देख सकता है जाके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 174, to which of the following role does signaling student to use various strategy relate to। जब आप बच्चों को सिग्नल दे रहे हैं तो वो किससे रिलेट करेगा, बाकी सब छोड़ दो। सिग्नल दिया मैंने तो क्या, जैसे कि हम सपोज करिए 2 फ्रेंड है, ठीक है, मैम बैठी है क्लास में लेकिन मैं उसको सिग्नल करके बता रही हूँ, मतलब मुझे कुछ खाना है, तो क्या हुआ, एक तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, उससे बात ही तो कर रही हूँ ना सिग्नल के थ्रू। तो बात करना क्या हुआ, कम्युनिकेशन के अंदर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल रिलेट करना था बस, बाकी मतलब घुसने की जरूरत ही नहीं ऑप्शन में, कम्युनिकेशन होता है इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन्स कैन बी डिसाइडेड टू यूज चिल्ड्रन फर्स्ट लैंग्वेज। आप कहाँ पर बच्चे की जो पहली लैंग्वेज है, मदर टंग है, मातृभाषा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आगे स्टोरी में क्या आएगा ये बताने के लिए, या फिर लर्निंग की स्ट्रेटजी यानी किस तरीके से आप बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे वो डिस्कस करने के लिए। दोनों में ही कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की मदर टंग में आप इस्तेमाल करते हो तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आती है। तो दोनों ही बात सही है, ऐसा कुछ हमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड रूल वाला क्वेश्चन तो ये था नहीं। आंसर होगा बोथ यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which of the following can be a learning objective in EVS lesson plan while teaching about living and non-living thing। जब आप बच्चों को living और non-living thing के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। पहला है कि बच्चा डायग्राम बनाना सीख जाए, दूसरा है बच्चा आर्टिफिशियल और नेचुरल थिंग के बारे में डिफरेंस करना सीख जाए, तीसरा है बच्चा ये बता सके कि क्या लिविंग होता है क्या नॉन लिविंग होता है, और अगला है कि बच्चा सबके नाम बता दे।
अब आप देखिए, जब मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ कि ये लिविंग थिंग होता है, ये नॉन लिविंग होता है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ मेरा ये मकसद है कि आप बस नाम बता दो, या फिर आप बस जो है उसके बीच में डिफरेंस बता दो आर्टिफिशियल थिंग के बारे में। यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग की बात हुई है, तो आर्टिफिशियल की बात तो हुई नहीं है, तो ये तो सीधा ही कट गया यहाँ पे, ठीक है। ये फिर आप डायग्राम बता दो, नहीं, सबसे जो अच्छा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि क्या लिविंग थिंग होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ये सांस लेते हैं, ये जीते हैं, ये मरते हैं, पानी पीते हैं। नॉन लिविंग थिंग कौन से होते हैं, ईंट है, पत्थर है, जैसे कि ये चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ये खाना नहीं खा सकते। उनके बारे में एक एक कैरेक्टरिस्टिक अगर बताएंगे तो ये सबसे बेहतर होगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा इसके कैरेक्टरिस्टिक बता सकता है तो इसके एग्जाम्पल भी बता सकता है, साथ ही में डिफ्रेंशिएशन भी कर सकता है, अगर उसको इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे बेहतर आंसर लगाना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी टिप्स फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम यूज ऑफ अ डिजिटल वीडियो। अगर आप डिजिटल वीडियो के द्वारा बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या टिप होगा, यानी कि क्या एक तरीके से आपको क्या चीज़ पहले से तैयार करके रखना चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। पहला है, आप जिस भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से फेमिलराइज हो जाइए। जैसे कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, जी हाँ मुझे देख रहे हैं, पीछे स्क्रीन चल रही है, बेसिकली आपकी पीपीटी चल रही है, तो मुझे पहले ये चीज़ें आनी चाहिए ना यूज़ करनी। अगर मुझे चीज़ें आती ही नहीं है तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो सही बात है ये। नेक्स्ट है, एक बार पहले खुद देख लो कि क्या चीज़ आप बच्चों को दिखाने वाले हो। एक बार पहले मैं खुद अपनी पूरी फाइल चेक करूंगी, मैं आपको क्या चीज़ें सिखाने वाली हूँ, उसके बाद ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। सही बात है, क्योंकि पहले के बाद अगर 10वां पन्ना खुल गया, 10वें के बाद अगर पहला पन्ना खुल गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना ये तो दोनों ही बात यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टोरी टेलिंग टेक्निक कैन बी इग्नोर्ड। आप स्टोरी सुनाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें से आप किसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि करना है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इन 4 में से आप किसी भी 3 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इनमें से कौन सी छोड़ोगे, तो आप किसको छोड़ोगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी इनमें, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि आप बच्चों को भी एनकरेज करो कि वो पार्ट ले इसके अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर। ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि स्टोरी टेलिंग किस लिए करा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, और बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो बच्चों को अपने साथ इंक्लूड करोगे ही करोगे। अच्छा फिर बताओ क्या हुआ, तो बच्चे आपके पीछे रिपीट करेंगे, कुछ वर्ड सीखेंगे, फ्रेजेस सीखेंगे, तो ये चीज़ आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगला है, बच्चे से क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चन भी पूछना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके थ्रू तो इनकी लर्निंग होगी। नेक्स्ट है, हर समय साउंड इफेक्ट बनाओ, हो मतलब कि अलग अलग साउंड निकालते जाओ। और अगला है, कमेंट करो स्टोरी के बारे में और रिलेट करो चिल्ड्रन से। अब देखिए, स्टोरी को चिल्ड्रन से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हमेशा क्या पढ़ाया गया है, बच्चों की लाइफ से रिलेट करोगे तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो बच्चा क्या, हर समय साउंड इफेक्ट निकालना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर आपको लगे कि इस वाले सेंटेंस में मुझे कुछ साउंड इफेक्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप साउंड इफेक्ट निकालिए, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन की थ्योरी एक स्टेज थ्योरी है, इसके पीछे कितने कारण थे। तो आपको याद रखना है, इसके पीछे 4 कारण थे। जैसे कि ये एक ऐसी स्टेज है जो कि यूनिवर्सल स्टेज है, हर जगह एक बराबर होती है। ये एक ऐसी स्टेज है जो कि अलग अलग क्वालिटी के बारे में बताती है। अभी बच्चा जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वो मतलब करेगा, फिर बच्चा कभी ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट करेगा, यानी कि अलग अलग प्रकार के व्यवहार बच्चा करता है। तो इस तरीके के 4 रीजन थे, इसलिए एरिक्सन की थ्योरी को स्टेज थ्योरी कहते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, व्हाट आर दी सर्टेन ग्राउंड रूल्स दैट विल बी नेगोशिएटेड विद चिल्ड्रन टू एंश्योर एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सिंपल सा मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में समावेशी शिक्षा हो, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि
इंडिपेंडेंट लर्निंग इन पेयर्स और ग्रुप्स रिक्वायर कोऑपरेशन नॉट कंपटीशन। अगर आप ग्रुप में मिलके सीख रहे हैं या फिर पेयर बना के सीख रहे हैं तो इसके लिए आपको कंपटीशन, एक दूसरे के साथ कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बच्चों के ग्रुप बनाए जिसमें कोई लड़का है, कोई डिसएडवांटेज ग्रुप से है, कोई ऐसी जाति से है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो इसमें क्या है, वो बच्चों के अंदर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। एकदम सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों को मटेरियल को शेयर करना आना चाहिए। सही बात है ये भी कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं वो लड़की है मैं क्यों दूँ उसे सामान अपना, नहीं मैम वो तो लो कास्ट का है मैं उसे सामान नहीं दूंगा। तो क्या है, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में बच्चों को अपना मटेरियल शेयर करना आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सेस रिसोर्स इन सोशल नॉलेज। इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगम संसाधन का एक प्रकार नहीं है। थोड़ा इंग्लिश के क्वेश्चन में फ्रेमिंग में गड़बड़ है। आपको यहाँ पर बताना है जब आप बच्चों को सोशल स्टडीज, सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो इनमें से कौन सा एक उसको पढ़ाने का रिसोर्स नहीं है, कौन सा उसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोल लीजिए या फिर कोई मेथड बोल लीजिए जिसका इस्तेमाल करके आप बच्चों को एसएसटी नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अब सीधा सीधा मुझे दिख रहा है एक नंबर प्लेस वैल्यू कार्ड। मुझे ये पता है कि प्लेस वैल्यू मैथ्स में इस्तेमाल होती है, सोशल साइंस में इस्तेमाल नहीं होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा देखते ही समझ आ गया। बाकी ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू भी आप बच्चों को बता सकते हैं यहाँ पर इतना वेजिटेशन होता है, यहाँ पर इतनी बारिश होती है, बच्चों के साथ आप डिस्कस करके बता सकते हैं। टाइमलाइन कहाँ, टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट होता है आपके एसएसटी के अंदर। तो सिर्फ प्लेस वैल्यू कार्ड ऐसा है जो कि मैथ्स में इस्तेमाल होता है, एसएसटी में इस्तेमाल नहीं होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the following activities are involved in the interactive stage of pedagogical analysis। आपको मैंने कुछ स्टेजेस बताई थी, ठीक है। एक बताई थी आपको मैंने प्री एक्टिव, एक बताई थी इंटरैक्टिव और एक बताई थी मैंने आपको पोस्ट एक्टिव। ऐसे स्टेजेस मैंने आपको पढ़ाई थी। आपको बताना है इंटरैक्टिव से कौन सा रिलेट करेगा, ठीक है। इंटरैक्टिव में आप फीडबैक भी देते हैं बच्चों को कि देखो अच्छा किसी को समझ आया, नहीं अच्छा मैम मुझे समझ नहीं आया, तो देखो ये ऐसे होगा। अभी मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ ना, साथ साथ अगर मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूँ तो ये मेरा इंटरैक्टिव में आएगा। सही बात है। जैसे हमारा लाइव सेशन हुआ था उस टाइम हम क्या थे, इंटरैक्टिव स्टेज में थे, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही थी और साथ साथ आपको मैं फीडबैक भी दे रही थी, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अगला है डिसाइडिंग ऑन एक्सपेक्टेड लर्निंग रिस्पॉन्स, कि मतलब मुझे पहले से ही, आपने देखा कई जगह मुझे पता था कि आप इन चीज़ों का आंसर दे सकते हैं या फिर आप आंसर नहीं दे सकते। मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरे बच्चों में से कितनों का ये वाला आंसर सही होगा, किस में इनको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपको क्या मेथड इस्तेमाल करने हैं। कई बार आप इंटरैक्टिव स्टेज के दौरान ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर तो ये प्री एक्टिव में आता है, लेकिन मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि टीचर को हर टाइम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हर टाइम आपने जैसे चीज़ें सोची हैं वैसे वर्क नहीं करती। आपको एट अ टाइम पढ़ाते टाइम भी अपनी जो टेक्निक है उसको चेंज करनी पड़ सकती है, अपने मेथड को चेंज करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ भी आपके इंटरैक्टिव के अंदर आएगी। तो वो आपके तीनों ही यहाँ पर सही आंसर हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 183, अगर ए बी सी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है तो ए सी 12 है तो पी आर क्या होगा। आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जहाँ पर दो ट्रायंगल है और वो इतने हद तक सेम है कि अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दूँ तो वो बिल्कुल ढक जाएगा। ढक जाएगा मतलब यानी कि इसके सब लेंथ सब कुछ बराबर होगा। अब भैया इसकी 12 है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब सारी लेंथ हाइट मतलब जो भी है सब बराबर है, तो जाहिर सी बात है पी आर भी 12 ही होगा। ये आपका पार्ट ए का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड इन डिस्कवरी अप्रोच इन टीचिंग साइंस इज आर बेस्ड ऑन इंडक्टिव थिंकिंग। आपको ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था। कौन सा इंडक्टिव थिंकिंग यानी कि आगमनात्मक सोच से रिलेट करता है। तो मैंने आपको बताया था ओपन और गाइडेड दोनों ही आपके इंडक्टिव से रिलेट करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड। ये टेस्ट पेपर में समझाया हुआ क्वेश्चन है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 185, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड विद प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंस विद मैथमेटिक्स। मैथ से रिलेटेड आपके कौन से बुरे ख्याल हो सकते हैं, कौन से बुरे आपके अनुभव हो सकते हैं, आपको ये बताना है। पहला, स्कूल में
क्लाइमेट ऐसा नहीं था मतलब कि जहाँ मैं मैथ सीख सकूं। अगला है मुझे पेरेंट और टीचर ने encourage नहीं किया, यानी कि मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया। अगला है मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला, कोई ऐसा मॉडल नहीं मिला देख के करे वो उसकी कितनी अच्छी मैथ है, मैं भी मैथ सीखूंगा। और नेक्स्ट है मेरे साथ भेदभाव हुआ है कि तू लड़का है, तू क्या करेगा मैथ, लड़कियों की मैथ अच्छी होती है, फिर मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। तो देखिए मैंने आपको ऑप्शन समझाए, चारों ही कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को मैथ सीखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके चारों ही यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं डिस्प्ले हुए हैं तो मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ, ठीक है। आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगी, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला है आपके लिए 4x - 3 इंटू 2x। ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मोनोमियल का पोलिनोमियल से, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका ये है। दूसरा ऑप्शन है आपका, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा, ठीक है मैं बोल रही हूँ सुन लेना, 9x² माइनस में 15xy डिवाइडेड में 3x। ये बोला गया है कि यहाँ पर आप पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो मोनोमियल से या फिर मोनोमियल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका 2x इंटू 3y। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मोनोमियल्स को, ठीक है। किसको, मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 5x माइनस में 2x। यहाँ पर आप मोनोमियल का डिवीजन कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, ऑप्शन में था 5x - 2x और इसको इन्होंने बोला है कि यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है यही गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था सब्ट्रैक्शन, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में यहाँ पर दिया था कि ये डिवीजन हो रहा है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े इसके छूट गए थे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an academic discipline that incorporate various fields such as surveying, geographic information system, hydrography, cartography। आपको बताना है इनमें से किसके अंदर, ठीक है, इनमें से किसके अंदर सर्वे करना, ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना, हाइड्रोग्राफी के पढ़ना, कार्टोग्राफी के बारे में पढ़ना, ये सब आएगा। कार्टोग्राफी होता है मैप बनाना, ठीक है। हाइड्रोग्राफी पानी के बारे में पढ़ना, ठीक है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन अलग अलग मतलब कि ज्योग्राफी एरियाज के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर सीधा सीधा लगा देंगे, अच्छा ज्योग्राफी से रिलेट करता है तो आंसर होगा ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर होगा स्पेशल साइंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब आपके स्पेस से तो रिलेट करते हैं ना। आपका जो ज्योग्राफी है वो क्या है, अलग अलग एरियाज के बारे में पढ़ना, ये स्पेस है, ठीक है। स्पेशल में आपको यही पढ़ा था ना स्पेस के बारे में। या फिर आप हाइड्रोग्राफी में पढ़ रहे हैं अलग अलग जगह पानी के बारे में, तो ये भी स्पेस में होती है कहीं ना कहीं। कार्टोग्राफी मैप बनाना, मैप भी किसी न किसी स्पेस का, किसी न किसी जगह का बनाओगे आप। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा स्पेशल साइंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 है, in which of the following way we can represent a data regarding the population of 5 different countries in a particular area। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 5 कंट्री की कितनी पॉपुलेशन थी। आप किसके थ्रू बता सकते हो, टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। मैथ सबने पढ़ा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू, पाई चार्ट, इन सब के थ्रू आप दिखा सकते हैं क्योंकि चारों ही आपके डाटा हैंडलिंग के अंदर आते हैं ये। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 189, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, which of the following statement is are correct regarding teaching history at upper primary stage। अगर आप बच्चों को अपर प्राइमरी स्टेज यानी कि 5वीं कक्षा के बाद अपर प्राइमरी लिखा है हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होगा, या फिर कहेंगे उसके हिसाब से क्या बात सही है NCF के हिसाब से, जब आप 6ठी क्लास के ऊपर के बच्चों को या 6ठी से बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो
पहला है कि हिस्ट्री में बच्चों को इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला है बच्चों को इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे भारत में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। या फिर बच्चों को अलग अलग इंडिया के पार्ट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। अब आप देखिए, हिस्ट्री में क्या हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं? नहीं, हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हम इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, एशियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, जहां पर हम इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे प्लस हमारे जो वर्ल्ड है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 भी सही है, लेकिन सबसे बेहतर जो आंसर है वो हमें ऑप्शन नंबर 2 ने दिया है, ठीक है। चलिए, तो ओनली 2 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव साइंस एज आइडेंटिफाइड बाय अ टीचर इन द साइंस क्लासरूम। आप साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इनमें से आप अगर बच्चों को एक ऐसा मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर बच्चा खुद खोज करके सीखे, तो खुद खोज करके जब बच्चा सीखेगा तो उससे क्या चीज़ रिलेट करते हैं या नहीं करते, आपको ये बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बच्चा जो है खुद अपने डिसीजन लेगा। सही बात है, जहां पर बच्चा खुद खोज करके सीख रहा है तो डिसीजन भी वो खुद लेगा अपने। सही बात है, बिल्कुल। नेक्स्ट है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी खोजने की, जांचने की प्रक्रिया ऐसी नहीं होती जिसके द्वारा आप हर एक खोजने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सको। अब जैसे कि समझो, हम सपोज आपको पढ़ा रहे हैं एक चीज़, ठीक है, आपको बताया, ठीक है, चलो मैं आपको बाकी खोजना सब हटा देते, हमने रब कर दिया सारा, ठीक है। हम खेल रहे हैं यहाँ पर, सपोज कीजिए खो खो खेल रहे हैं। आप सपोज कीजिए कि जो खो खो है वो मैं साइंस में आपको खोजने की प्रक्रिया है, मेरे इन्वेस्टिगेटिव मेथड है जो मैं आपका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या आप खो खो खेलने से ही आप क्रिकेट खेलना भी सीख जाओगे, आप हॉकी खेलना भी सीख जाओगे, फुटबॉल खेलना भी सीख जाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक इन्वेस्टिगेटिव मेथड से, एक जो मेथड है जो फिलहाल मैं आपको सिखा रही हूँ, उसके द्वारा आप उसी के बारे में तो जानोगे। क्या आप हर किसी के बारे में जान जाओगे, हर किसी में कैसे खेला जाता है? नहीं ना। उस तरीके से इसको रिलेट करो। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऐसा नहीं होता जिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के थ्रू आपको हर एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आ जाए करना। यानी कि सिर्फ खो खो खेलने से क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब कुछ खेलना नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही, सॉरी एक सेकेंड, आपको बताना है जो रिलेट करेगा। हाँ, तो ठीक है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर दोनों सही हैं, ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज कम्प्लीटली अ टीचर सेंट्रिक अप्रोच। बहुत इजी क्वेश्चन है। टीचर सेंट्रिक अप्रोच आपको बताना है जहाँ पर पूरा टीचर का रोल होता है। तो हैंड्स ऑन योगा, इंक्वायरी, डिस्कवरी। हैंड्स ऑन योगा अप्रोच क्या है, एक तरीके से बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहा है, तो ये टीचर सेंट्रिक तो होगा नहीं। इंक्वायरी अप्रोच में बच्चा इंक्वायरी करता है, तो ये टीचर अप्रोच तो होगा नहीं। डिस्कवरी में बच्चा डिस्कवरी करता है, तो ये तो होगा नहीं। बच्चा आपका एक्सपोजिटरी। बच्चों, एक्सपोजिटरी अप्रोच एक दूसरा नाम है टीचर सेंटर्ड अप्रोच का। एक्सपोजिटरी में सारा जो कंट्रोल होता है वो टीचर के हाथ में होता है। तो सही आंसर होगा आपका एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन अप्रोच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था। अगर आप चाहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा आपके क्लास में, स्कूल में लगे, जिसके लिए क्या ज़रूरत है, टीचर एजुकेशन, स्कूल लीडरशिप, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, वहाँ से देख सकते हैं अगर समझ नहीं आया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन फॉर स्टूडेंट विदाउट SEN। जिन बच्चों को कोई स्पेशल एजुकेशन की नीड नहीं है उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया। जिन बच्चों को कोई भी स्पेशल एजुकेशन नीड नहीं है उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या बेनिफिट है। पहला है कि जो बच्चे हैं वो औरों के लिए ट्यूटर का काम कर सकते हैं। यानी कि सपोज कीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है जो कि ब्लाइंड है, ठीक है। राम है जो कि ब्लाइंड है, ठीक है। चलो, राम है जो कि ब्लाइंड है, ठीक है, और श्याम है जो कि ब्लाइंड नहीं है। तो आप बताइए श्याम के लिए ये कैसे
बेनिफिट होगा कि उसकी क्लास में राम भी पढ़ रहा है जो कि अंधा है, ब्लाइंड है। इससे क्या होगा, श्याम कभी ना कभी राम की हेल्प कर सकता है, उसका ट्यूटर बन सकता है, उसको हेल्प कर सकता है। सही बात है। अगला है, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से डील करना सीख जाएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे। क्योंकि पहले क्या था, कभी भी श्याम ने किसी भी ब्लाइंड बच्चे से बात नहीं करी थी, या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसे सुनने में दिक्कत है, उस साइन जो लैंग्वेज होता है उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया था। तो इससे क्या होगा, बच्चे को अच्छे से कम्युनिकेट करना आ जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को अलग अलग ह्यूमन डिवाइस प्रोफेशन के बारे में पता चलेगा। ह्यूमन डिवाइस प्रोफेशन बताओ, इनका हम क्या करेंगे। अच्छा, एलिमेंट्री और हमारे जो अपर प्राइमरी लेवल है वहां पर ह्यूमन डिवाइस प्रोफेशन का क्या काम भला। तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल इज आर करेक्ट। पार्ट ए से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है सर्कल से रिलेट कौन सी प्रॉपर्टी सही है। पहला है, जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके वर्टिसेस जो है सर्कल के ऊपर होंगे। और दूसरा है, जो डिग्री मेजर होता है आर्क का, वो हमेशा ट्वाइस होता है जो उसके अंदर एंगल होता है अपोजिट साइड पे। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, आपने पार्ट में मैथ्स की तैयारी करी होगी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये दोनों ही सर्कल की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, आप अपना आराम से मैथ्स के सेक्शन से वहां से पढ़ सकते हैं इसको। चलिए, इन्होंने क्या करा बच्चों, पार्ट ए के ना क्वेश्चन जो होते हैं ना पार्ट बी में इंक्लूड कर दिया कि भैया तुम्हें बढ़ाने तो है कहीं ना कहीं, तुमने वहां तो पढ़ा ही है तो यहाँ भी आंसर कर दो। ठीक है, चलो 195 देखते हैं। Which of the following is are the aspect of educational evaluation in teaching learning process। जब आप बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे तो इनमें से किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपको बस सिंपल ये क्वेश्चन पूछा है। पहला, कंटेंट आपने क्या पढ़ाया है। दूसरा, आप क्या सिखाना चाहते थे। तीसरा, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई हैं। और अगला है, आप किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे इवेल्युएशन करना है, लेकिन इवेल्युएशन उसी चीज़ का करूँगी ना जो मैंने पढ़ा दिया। इवेल्युएशन उसी चीज़ का करूँगी ना जो मैंने सोचा था कि बच्चों को ये चीज़ आई या नहीं आई। इवेल्युएशन उसी चीज़ का करूँगी ना जो मैंने बच्चों को सिखाया है एक्टिविटीज़ के थ्रू। इवेल्युएशन उसी तरीके से करूँगी ना जो मैंने सोचा है कि किस प्रोसीजर से मुझे करना है। तो चारों ही पॉइंट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 196। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडक्टिव रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग साइंस इन लर्निंग टीचिंग प्रोसेस आर करेक्ट। सिंपल, आपको इंडक्टिव दिख गया क्वेश्चन में, तो आपको बताना है इंडक्टिव मेथड आपको सिखाया है उससे रिलेट कौन सा पॉइंट करता है। पहला है, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, यहाँ पर नॉलेज बच्चा खुद से सीखता है। ठीक है, अगला है, यहाँ पर बच्चा खुद करके सीखता है, सेम बात है। नेक्स्ट है, यहाँ पर बच्चे को ऑब्जर्व करना आ जाता है। अब आप देखिए, इंडक्टिव में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। इंडक्टिव में पहले हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो, पेड़ से आम नीचे गिरा, टेबल पे से पेन नीचे गिरा, मैंने माउस गिराया वो भी नीचे गिर गया, हमने जंप किया हम भी नीचे गिर गए। तो ये क्या हुआ, अलग अलग एग्जाम्पल दिए। इससे बच्चे ने आगे जाके एक रूल बना दिया कि जो भी चीज़ है वो नीचे जाके गिरती है। ये चीज़ मैंने इंडक्टिव में सिखाई है। तो क्या आपने इस मेथड से नॉलेज को खुद बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना, आपने अलग अलग एग्जाम्पल से खुद अपनी नॉलेज का इन्वेंशन किया। आपने यहाँ पर खुद करके चीज़ें सीखी और आपने यहाँ पर चीज़ों को क्रिटिकली सोचा, पूरा गहन अध्ययन किया, चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उसी के बाद तो आपने एक रूल बना लिया ना अपना, या उससे पहले पॉसिबल था आपका? नहीं था। तो आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस एट एलिमेंट्री लेवल। अगर आप बच्चों को एलिमेंट्री लेवल यानी फर्स्ट जो आपकी होती है, जो 6 से 14 साल तक का समय होता है, एलिमेंट्री लेवल का होता है, तो इस टाइम पर बच्चों का आप एसएसटी में असेसमेंट कर रहे हैं, मैं कहती हूँ एसएसटी छोड़ दो। असेसमेंट करने का क्या उद्देश्य है या क्या नहीं है, आपको ये बताना है बस। पहला कि आप देख सको असेसमेंट के थ्रू कि बच्चों की क्या नीड है, क्या ज़रूरतें हैं बच्चों की, कितना उन्हें सीखना बाकी है, ये चीज़ें। अगला है असेसमेंट के थ्रू आप ये चीज़ को देख सको आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है ताकि बच्चा और बेहतर तरीके से सीख सके। अगला है बच्चों के अंदर से असेसमेंट का डर निकाल दो। भैया असेसमेंट कोई बड़ा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, यह आपके इम्प्रूवमेंट के लिए ही होता है।
नेक्स्ट है, इससे आप बच्चों को इंडिविजुअली लर्न करने के लिए भी एनकरेज करते हैं, भैया तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मैंने आपको ऑप्शन समझाए, देखो आपको ऑप्शन से क्या समझ आया कि चारों ही आपके असेसमेंट से रिलेट करते हैं। असेसमेंट के थ्रू आप बच्चों की नीड्स के बारे में पता चलाते हैं, फिर नीड्स के बारे में पता लगे किस तरीके से इम्प्रूव करना है, बच्चों के अंदर से डर भगाते हैं और बच्चों को इंडिविजुअली और ग्रुप में कहूँ तो दोनों तरीके से आप बच्चों को एनकरेज करते हैं सीखने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ओनली लिखा होता ना, लर्न इंडिविजुअली ओनली, तो हम ये गलत कर देते, लेकिन हमें यहाँ पर इससे क्लियर कुछ मेंशन नहीं है, तो हम चारों को ही यहाँ पर टिक करेंगे। आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 198 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटिंग वोकैबुलरी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे वोकैबुलरी ऐड कर लेना, शब्दावली। ठीक है, वोकैबुलरी इंटीग्रेटिंग का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। पहला है कि आप बच्चों को जो है एनकरेज करिए, प्रोत्साहित करिए कि अपनी पिक्चर डिक्शनरी बनाइए। पिक्चर डिक्शनरी क्या होती है, एक पिक्चर होती है, उससे रिलेटेड वहाँ पे वर्ड होता है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर आपने वोकैबुलरी को कहीं ना कहीं पिक्चर से इंटीग्रेट कर दिया, सही बात है, नहीं तो सिंपल डिक्शनरी भी बन सकती थी, वर्ड क्या है उसका मीनिंग बना दिया सीधा। ठीक है, ये सही है, इंटीग्रेट किया है। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे वर्ड ना बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है उस वर्ड को उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। जैसे कि आप सिनोनिम, एंटोनियम आप सब पढ़ रहे हैं, तो आप पहली बार पढ़ेंगे आपको लगेगा हाँ मैंने सब सीख लिया जल्दी जल्दी, लेकिन 2-3 दिन बाद देखेंगे तो भूल चुके होंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपने जो नए वर्ड सीखे हैं उनको याद रखने के लिए आपको उन्हें दोबारा से रिपीट करना होता है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपका ये भी इंटीग्रेटिंग से रिलेट करेगा, तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 199, which of the following activity can be given to the student to teach about cultural diversity in India। अगर आप बच्चों को कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा विभिन्नता देखने के लिए मिलती है हमें हमारे देश में, तो इसके लिए आप बच्चों को कौन सी एक्टिविटी कराएंगे। पहला, क्या आप बच्चों को बोलो कि बस रीड करो कि अच्छा हमारे भारत में ये होता है, ये होता है, ये होता है। खाली रीडिंग से तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप बच्चों को बोलो कि एक लिस्ट बनाओ कि हमारे भारत में अलग अलग कौन से कल्चर होते हैं। उसके बाद थर्ड है कि आप बच्चों को बोलो कि वो लिखे कि कौन कौन से कल्चर होते हैं और उनके बारे में चार्ट बनाए। तो देखिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है लिस्ट बनाना, और थर्ड कि अलग अलग डायमेंशन बताए, उसके बारे में चार्ट बनाए, ये दोनों ही एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। रीडिंग करना किसी एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता है। तो आंसर होगा बोथ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25%, इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 6000, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। पार्ट ए का क्वेश्चन है, अगर आपने जो है किसी आर्टिकल को 25% पे बेचा है, ठीक है, अगर उसका मार्क प्राइस 6000 था तो आपने उसको उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हुआ। तो देखिए आपने क्या करा, 25% का डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया, 75% बच गया ना। इसी तरीके से तो करते होंगे क्वेश्चन, मैथ्स में अपने क्वेश्चन करते हो ना। तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा 25 3, 25 4, ठीक है, ये भी कट जाएगा 1500। तो आंसर हो जाएगा आपका 4500। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, आपसे सबको पता होगा। तो चलिए फिर हमने अपना पार्ट भी पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया है, सारे क्वेश्चन हमने समझ लिए हैं। अगर किसी को कोई फिर भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लस अगर कोई नोन में है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।